हम जोरदार तालियां। और दो हमारे और मित्र आज के इस सत्र में जो वक्ता हैं अभी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि पुनः हम अपने मंचस्थ जो अतिथि हैं उन सबका जोरदार तालियों से हम स्वागत अभिनंदन करें। यद्यपि तो हमारा ये जो सभागार है चौथी मंजिल पर है, लेकिन हम तालियां बजाएंगे तो वो नीचे तक जाएंगी, तो शायद ये उमंग नीचे तक लोगों को पहुंचेगी कि यहाँ सत्र शुरू हो चुका है। बड़ा कार्यक्रम है, 4 पैरेलल सत्र शुरू हो चुके हैं। अति महत्वपूर्ण विषय जिसकी बराबर चर्चा होती है इस सत्र का जल, प्रकृति और जीवन। चर्चा से पहले मैं चाहूंगा हम अपने अतिथियों का पहले स्वागत सम्मान करें और उसके बाद आज की बातचीत का क्रम हम आगे शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारे अध्यक्ष जो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आप अध्यक्ष, आपके मार्गदर्शन में अनेक योजनाएं प्रकृति पर्यावरण को लेकर बनी, अनेक महत्वपूर्ण निर्णय आपने दिए और इस विषय को जितना नजदीक से आपने देखा है, मुझे लगता है वो आपका अनुभव आज हम सब के साथ एक प्रेरक के रूप में काम करेगा। ऐसे आदरणीय आदर्श कुमार गोयल जी का स्वागत सम्मान करने के लिए मैं क्लोनिमल कॉलेज में फिजिक्स विभाग में प्रोफेसर हमारे मित्र ज्ञानेंद्र प्रकाश कृष्ण पांडे जी को मैं निवेदन करता हूं कि वो सर का स्वागत सम्मान एक अनुभव स्तर से करें। भाई ज्ञानेंद्र कृष्ण पांडे जी। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के नाते जिनका मार्गदर्शन आज हमें मिलेगा, ऐसे आदरणीय संजय स्वामी जी। आप शिक्षा विभाग में एक लंबी सेवा देने के बाद अब सेवानिवृत्त हैं और प्रकृति पर्यावरण को समर्पित हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक आनुषंगिक संगठन है शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, उसमें पर्यावरण गतिविधि के राष्ट्रीय संयोजक के नाते आपके पास इस समय दायित्व है। आपके स्वागत के लिए मैं वंदना झा जी हमारे बीच प्रोफेसर हैं जेएनयू से और वहाँ भारतीय भाषा विभाग उसका पूरा कामकाज आप देखती हैं। ये हमारा सौभाग्य भी है, ऐसी विदुषी हमारे बीच इस सत्र में है। मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ भाई संजय स्वामी जी का एक अनुभव स्तर से आप स्वागत सम्मान करें। आदरणीय वंदना झा जी। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी। विशिष्ट वक्ता के नाते हमारे बीच आदरणीय कैलाश बोधुका जी हैं, आप अध्यक्ष हैं जिलाधिकार संस्था के, वो आए और आदरणीय कैलाश जी का एक वस्त्र के साथ स्वागत सम्मान करें। हमारे बीच में विशिष्ट वक्ता के नाते ही आदरणीय संजय सज्जन सिंह जी हैं। एक नदी का नाम मैं ले रहा हूं, हम में से हो सकता है बहुतों को उस नदी का नाम न पता हो, फल्गु नदी। आप फल्गु नदी योजना से जुड़े हुए हैं। मैं जैसे बार बार कह रहा हूं कि ये वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने जीवन का एक बड़ा हिस्सा प्रकृति पर्यावरण को बहुत नजदीक से देखने में और उसके लिए काम करने में लगा दिया। तो ये सब हमारे प्रेरक हैं। मैं आपके स्वागत के लिए भाई विवेक जी हैं जानकी देवी महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय से, मैं आपको निवेदन करूंगा एक अंग वस्त्र से आपका स्वागत सम्मान करें। ये भी एक बड़े सौभाग्य का अवसर है कि हमारे बीच में विदेश से आए हुए, उज्बेकिस्तान से आया हुआ एक पूरा समूह, एक पूरा डेलीगेशन है जो जेएनयू में अपने अध्ययन क्रम में अपने कुछ शिक्षण से जुड़ी हुई चीजों को सीखने के क्रम में, साझा करने के क्रम में आए हुए हैं। मैं आप सभी का भी इस मंच पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आपको अपने बीच पाकर हम बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। इस सभागार में दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली और दिल्ली के बाहर के प्रदेशों से प्रतिभागी भी हमारे साथ हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और अध्यक्ष जी की अनुमति से मैं अब इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाता हूं।
विषय जैसा कि हम सबको ध्यान में है, जल, प्रकृति और जीवन। ये तीनों चीजें कहीं अलग नहीं हैं, तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। वेदों में उद्घोष है और वेदों का पूरा एक मंडल पूरा समर्पित है जल को। और आपः सूक्त में बहुत बड़ी चर्चा जल के विषय में है, जहां पर जल को औषधि कहा गया है और औषधियों की औषधि कहा गया है। तो उस भाव को लेते हुए जल के प्रति हमारे लोक जीवन में हम जल को देवता मानते रहे हैं और उस देवत्व के भाव से ही हम उसको ग्रहण करते रहे। कुएं के जो संकल्पना होती थी उसमें से जितना आवश्यकता होता था उतना खींचते थे, फिर नलकूप आए तो जितनी आवश्यकता होता था उतना ही चल लेते थे। लेकिन अब ये नलकूप आ गए हैं, टोटियां आ गई हैं, उसको खोलकर और समर्सिबल चलाकर हम भूल जाते हैं कि हमें एक गिलास पानी की जरूरत थी और हम मेरे ख्याल से सैकड़ों लीटर पानी ऐसे ही बहा देते हैं। और जल बहुत महत्वपूर्ण विषय है। प्रकृति पर्यावरण आज कितना विकराल रूप में जीवन के लिए घातक हो रहा है, यह विषय किसी से छुपा नहीं है। हम राजधानी में बैठे हैं, यहाँ सांस लेना भी कठिन है। उन सब परिस्थितियों के बीच यह विषय आज बहुत प्रासंगिक हो जाता है। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं सबसे पहले कि हम सुने हमारे आदरणीय संजय सज्जन सिंह जी को। आदरणीय संजय जी, कीर्ति जी, एक मिनट मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ। कीर्ति जी हमारे बीच में आ गई हैं। कीर्ति शर्मा जी, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं ओपी जिंदल विश्वविद्यालय में, और मैं आपके स्वागत के लिए पुनः अर्चना जी को निवेदन करूंगा कि एक अंगवस्त्र से आपका स्वागत करें। आइए आइए। क्यों भाई रमन कांत जी भी हमारे बीच आ गए हैं। रमन जी आ गए। रमन जी इधर आइए, मंच पे आइए। जी जी जी, चल तो देखिए। होने वाला था। कीर्ति जी के स्वागत अभिनंदन के लिए अर्चना जी बोल तो ही चले रमन जी। और हमारे इस सत्र के विशिष्ट वक्ता में आदरणीय रमनकांत त्यागी जी, जिनको नदी पुत्र के नाम से देश में जाना जाता है। आप अध्यक्ष हैं भारतीय नदी परिषद के। और अभी फल्गु नदी की मैंने चर्चा की, उसी क्रम में नीम नदी की चर्चा आती है। उस नदी के जीर्णोद्धार का, उस नदी को पुनर्जीवित करने का बड़ा जो श्रेय जाता है वो भाई रमन जी को जाता है। और उत्तर प्रदेश की अन्य कई नदियों पर आप लगातार काम कर रहे हैं। देश विदेश में प्रकृति पर्यावरण के विषय पर आप खूब अपना मार्गदर्शन देते हैं। दैनिक जागरण जैसे महत्वपूर्ण समाचार पत्र में आपके लेखों के माध्यम से मेरा आपसे परिचय हुआ। ऐसे आदरणीय रमनकांत जी, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और आपके स्वागत के लिए मैं भाई ज्ञानेंद्र जी को निवेदन करूंगा कि आप पैतन वस्त्र से स्वागत करें। पुनः कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और अध्यक्ष जी की अनुमति से थोड़ा सा क्रम में परिवर्तन कर रहा हूं, क्योंकि कीर्ति जी आ गई हैं तो उनका बीच वक्तव्य होना है। तो पहले उनको मैं आमंत्रित करता हूं उनके बीच वक्तव्य के लिए। फिर कीर्ति जी। हाँ जी। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी ऑर्गेनाइजर्स का कि उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जिनको मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ, जैसे कैलाश अंकल ने जो जन आंदोलन करा है, मैं बचपन से देखती हूँ कि उन्होंने किस प्रकार से दिल्ली में एक वक्त आ गया था कि दिल्ली में पानी प्राइवेटाइज होने ही वाला था और उस आंदोलन ने उसको रोका। तो इतने एक्सपीरियंस लोग हैं यहाँ पे, तो थैंक यू सो मच कि आप मुझे जगह दे रहे हैं बोलने के लिए। मैं शहर में ही पली बड़ी हूँ दिल्ली में, और मेरा जो जल प्रकृति और जीवन का एक्सपीरियंस है ज़्यादातर आदिवासी क्षेत्रों में और आदिवासी समाज के साथ काम करने से मुझे इसके बारे में जानकारी मिली है। दिल्ली में तो खैर हम सिर्फ पार्क और कभी कभी जो है घूमने के लिए ही जाते हैं। आदिवासी इलाकों में तो पूरा इकोसिस्टम जो है वो लैंड और लाइवलीहुड जो है पूरा वो जंगल और ज़मीन से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए आप चाहे इसके माइनिंग केस को पढ़ने गई थी तो वहाँ डोंगरिया कोंड कमेटी के साथ मैंने काम किया, और उसके अलावा मास इनकासरेशन जो
कश्मीर बिहार जैसे इलाकों में जो है वो प्रिजन्स में जो है सर्टेन कानून है, जैसे लिकर, फॉरेस्ट के छोटे छोटे फॉरेस्ट से प्रोड्यूस ले लेना इसलिए जेल भेज देना, तो उस पे उस विषय पे काम किया है। आदिवासी महिलाओं की नीतियों पे काम किया है। तो उस एक्सपीरियंस में जो मेरा अनुभव रहा है मैं वो आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। तो जब शहर से मैं गई तो वहाँ पे मैंने देखा कि कैसे क्योंकि उनका जीवन पूरा तरीके से जंगल और ज़मीन पे निर्भर है, तो इसलिए वो किस प्रकार से उसकी एक तरीके से इज्जत करते हैं। जैसे फ़िशिंग होगी तो कमर्शियल फ़िशिंग अलग तरीके से होती है, और जो आदिवासी क्षेत्र में फ़िशिंग होती है उसमें कितनी सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। सर्टेन सीजन्स होते हैं, वो जब कभी भी उन सीजन जो ब्रीडिंग सीजन्स होते हैं उसमें वो फ़िशिंग नहीं करेंगे। अगर फ़िश का बच्चा आ जाता है तो उसको हमेशा छोड़ देंगे फ़िशिंग करते हुए। जो पेड़ का अगर काटेंगे तो बहुत सोच के काटेंगे, फिर उसका पूरे तरीके से इस्तेमाल करेंगे। एक पेड़ होगा उसकी पत्तियों के भी यूज़ होगा, उसके फल का भी यूज़ होगा। जैसे महुआ है, महुआ की डाई भी बनती है, उसका खाना भी बनता है, उसका लिकर भी बनता है। तो वह कैसे जो सस्टेनेबल लिविंग जो ट्रू सेंस में होती है वो इन इलाकों में देखने लायक है। इसी प्रकार जो जैसे मेघालय में आपको कभी जाना हो तो सेक्रेड ग्रोव्स करके हैं, वो हज़ारों साल से वो फॉरेस्ट की सुरक्षा जो है वो कम्युनिटी कर रही है। उसमें से एक पत्ता भी तोड़ के नहीं लेके जाते हैं, और जब उनके पूर्वज उनके किसी एंसेस्टर की डेथ हो जाती है तो वो उस जंगल में जाके उनकी पूजा करते हैं। उसी प्रकार से एक सुप्रीम कोर्ट में जो है वो काफ़ी फेमस नियमगिरी केस आया था, जिसमें उड़ीसा माइनिंग कंपनी और एक मल्टीनेशनल कंपनी चाहती थी कि बॉक्साइट जो है वो आदिवासी एक रायगढ़ के पास एरिया है वहाँ से निकाला जाए। अब बॉक्साइट की कीमत क्या है? बॉक्साइट एक्चुअली कन्वर्ट होता है एल्यूमिनियम में, और एल्यूमिनियम यूज़ होता है आपके सारे शहरों में। सब कुछ जो है, आपकी गाड़ियाँ, आपके लैपटॉप्स, आपके फ़ोन, जो अब ट्रेंड हो गया है हर साल एक नया फ़ोन लेने का और नई नई गाड़ी लेने का, वो सारा एल्यूमिनियम से बनता है। और इस वजह से बॉक्साइट की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है। और ये कहाँ से आएगा बॉक्साइट? तो ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो हैं वो चाहती थी कि वो आदिवासी उस इलाके को छोड़ें और हम बॉक्साइट माइन कर सकें। और मैं इसके लिए काम करने जब वहाँ पे गई थी तो मैं पहले जो है उड़ीसा में भुवनेश्वर से रायगढ़, फिर रायगढ़ ओवरनाइट ट्रेन के बाद फिर 3-4 घंटे गाड़ी, फिर 3-4 घंटे बाइक, फिर उसके बाद 4-5 घंटे जंगल के अंदर जो है वो रहते हैं। और वहाँ की दुनिया इतना ब्यूटीफुल है कि वहाँ पे आप समझेंगे उनको हर एक पत्ते, हर एक प्लांट का नाम पता है, उसके यूज़ पता है, उसकी औषधि कैसे होती है, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स कहाँ से आ रहे हैं, कैसे जाते हैं, उनके घोंसले कहाँ पे होते हैं, उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है। इवन सिर्फ सुंदर एनिमल्स ही नहीं मगर रोडेंट्स जैसे एनिमल, उनका क्या इस्तेमाल है इकोसिस्टम में, पूरी जानकारी जो है उनके है। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भी 2013 में जो है माना कि उन डोंगरिया कोन्स के स्पिरिचुअल और कल्चरल राइट्स जो हैं वो वहाँ के पहाड़, जिसको वो डोंगरिया राजा करके पूजा करते हैं, उससे जुड़े हुए हैं। इसलिए अगर उस पहाड़ का कोई इस्तेमाल करना चाहेगा तो उनकी अनुमति लेनी पड़ेगी। और जब उनसे अनुमति लेके गए तो जिस प्रकार से अग्रेसिव तरीके से स्टेट ने उनको अप्रोच किया था तो उन्होंने मना कर दिया। इसमें खासकर मैं महिलाओं के रोल के बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि अब आप देखेंगे गांव में अगर डेवलपमेंट चाहिए तो ज़मीन चाहिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, इवन हॉस्पिटल, एजुकेशन एक्सेट्रा के लिए, तो काफ़ी बार वो गोचर लैंड होता है, उसको बोलते हैं वेस्ट लैंड। मगर आप सही तरीके से देखेंगे तो कोई भी लैंड गांव में वेस्ट नहीं होता है। अगर वो खाली लैंड है तो उसमें खासकर महिलाएं उसका उपयोग करती हैं, चाहे वो भेड़ बकरियाँ चराने के लिए हो या अपना वो फ्रूट ऑर्चर्ड उगाएंगी या थोड़ी सी आमदनी और करने के लिए वेजिटेबल गार्डन बनाएंगी। तो महिलाओं का कम्युनिटी लैंड यूज़ करने में बहुत बड़ा हाथ है। मगर सबसे ज़्यादा जो उनके लाइफ वर्ल्ड में रप्चर आया वो कॉलोनियल टाइम्स में आया। तो आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को ये बात की जानकारी होगी कि आई मीन उनके जो कल्चर है उसमें पहनाव है, उस पहनावे में भी आप देखेंगे पहाड़, पक्षी, इसके चित्र हैं, पेंटिंग्स, गोंड पेंटिंग्स आप देखेंगे नेचर से कितनी इंस्पायर्ड है।
पोइट्री, फोकलोर नेचर से इंस्पायर्ड है। मगर कॉलोनियल टाइम्स में जो है वो कम्युनिटी ओनरशिप का कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया गया। सो जो आज समय में जानते हैं कि ये मेरा पट्टा है, ये मेरा लैंड है, ये आइडिया सिर्फ कॉलोनियल टाइम्स से इंट्रोड्यूस हुआ है। उससे पहले जंगल और ये सब कम्युनिटी कॉन्सेप्ट था कि कम्युनिटी ओन करती है। तो कॉलोनाइजर्स आए, उन्होंने कहा नहीं, जो एक आदमी का हिस्सा है उसको माप देते हैं और जो उसका लोगों का हिस्सा नहीं है वो सरकार का हिस्सा है। ये कॉन्सेप्ट एक ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड कॉन्सेप्ट है। अगर आदिवासी क्षेत्र में आप बात करेंगे तो वो बोलेंगे कि हमारा तो राजा के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप था कि हम उनको सालाना इतना रेवेन्यू देंगे और उसके बाद वो हमें अपना जैसे जीना है जीने देंगे। मगर बाद में जब ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस करा ये सरकार का एमिनेंट डोमेन राइट, उसके बाद इवन राजाओं, आप जाएंगे बैंगलोर फॉर इंस्टेंस, बैंगलोर पैलेस के भी जाएंगे तो राजाओं ने भी ब्रिटिश को देख के बोला कि नहीं, ये हमारे हंटिंग ग्राउंड्स हैं, और फिर सभी लोगों को बुलाते थे देश विदेश से और कैसे कितने सारे जीव जंतुओं को जो है वो उसका हंटिंग करते थे। और इसी प्रकार से जो आप आज जो समझ रहे हैं रिजर्व लैंड कि सिर्फ पक्षी और पशुओं के लिए रिजर्व किया जाए, ये बहुत ही अमेरिकन कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन का। जो इंडियन इथॉस से कॉन्सेप्ट आता है उसमें हमेशा इकोसिस्टम में आदिवासी और अन्य कम्युनिटी जो है उसका हिस्सा रही हैं। तो इसको बोला जाता है बुर्जुआ एनवायरमेंटलिज्म, जहाँ आप सोचते हैं कि सिर्फ खाली जो है जीव जंतु हों और एक इकोसिस्टम की उस प्रकार से रिस्पेक्ट ना हो। उसी प्रकार से पानी को लेके भी, पानी का भी जो विभाजन है ये भी ब्रिटिश द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आप देखेंगे सबसे पहले आया था नॉर्थ इंडिया इरिगेशन कनाल ड्रेनेज एक्ट 1873। ये एक बहुत बड़ा चेंज था सिस्टम में, जहाँ पहली बार एक रिपेरियन राइट बोला जाता है कि अब नदी में पानी जा रहा है तो जो पहले जिसका घर होगा उसका इतना अधिकार है, फिर उसे इतना छोड़ना पड़ेगा, तो नीचे जो रिपेरियंस रहते हैं उनसे जल कैसे बांटा जाएगा, क्योंकि कमर्शलाइजेशन ऑफ वाटर उनको इंट्रोड्यूस करना था। और जो कानून यहाँ पे लगाए गए वो ही जो इजिप्ट में नाइल सुएज कनाल के लिए अपनाए गए, वो ही गोल्ड माइनिंग के लिए अमेरिका में अपनाए गए। सो एक कमर्शलाइजेशन ऑफ वाटर के लिए उन्होंने इस प्रकार के राइट्स इंट्रोड्यूस करे। अब जो है 200 साल पहले बाद 2009 में नोबेल प्राइज़, पहली फीमेल जिनको नोबेल प्राइज़ मिला, इलेनोर एस्ट्रॉम, उन्होंने ये प्रूफ किया कि सरकार से बेहतर कम्युनिटीज़ जो हैं वो लैंड की और फॉरेस्ट की सुरक्षा करती हैं। उन्होंने स्टडीज़ करी साउथ अफ्रीका, नेपाल, इवन इंडिया जगह में, और प्रूव करा कि जो कम्युनिटीज़ इन इकोसिस्टम में रहती हैं वो सरकार से ज़्यादा अच्छा अपने चीज़ों को प्रिजर्व करती हैं। और हमारा पंचायती राज एक्ट, खासकर पीसा जो है, उसमें इसी प्रकार से नियम बने हुए हैं कंजर्वेशन के, अगर हम उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें तो। मगर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमें एक सॉर्ट ऑफ उनको इमेज में भी ट्रैप नहीं करना चाहिए कि आइडियलिस्ट वो हैं, उनकी भी लाइफ में रियल टाइम प्रॉब्लम्स हैं। अगर फॉरेस्ट एरिया रिड्यूस होगा, हाथी और ये सब उनके एरिया में आएंगे, तो फिर जो है वो अपने एग्रीकल्चर बचाने के लिए जो है कदम करेंगे, तो उसको सरकार को जो है पूर्ण तरीके से समझना पड़ेगा। मगर शहरों में हमारा वो कनेक्शन नहीं है, हमारे कोई पेट नहीं है जो प्लास्टिक खाएगा तो हमें दुख होगा, तो हम प्लास्टिक का अनलिमिटेड यूज़ करते रहेंगे, फायरवर्क्स करते रहेंगे जब तक हमारे घर में किसी को अस्थमा ना हो जाए या छोटा बच्चा ना हो जाए। तो क्योंकि हमारा शहरों में जो है वो इकोसिस्टम काफ़ी तरीके से टूट गया है। और हम जो है एस्पिरेशनल बहुत हैं। जब बचपन में थे तो गांव जाने में लगता था कि क्यों जाएं और वहाँ पे जाके अपनी डेवलपमेंट दिखाएं, और अब जो है पूरा दिल्ली का एलीट जो है गुड़गांव नोएडा छोड़ के मुक्तेश्वर से लेके गोवा में जो है घर बसाने में लगा हुआ है। तो हमें समझना पड़ेगा कि हम कैसे इस इकोसिस्टम से तोड़ के हम कैसे गवर्न कर रहे हैं, इंडिविजुअल लाइफ में ही नहीं, ये हमारी नीतियों में भी आप देख सकते हैं। जैसे अब हम जैसे कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन का कॉन्सेप्ट है कि आप पेड़ काटेंगे कहीं से तो आप उतने ही पेड़ लगाएं। तो आप जब पेड़ काट रहे हैं, आप सिर्फ एक पेड़ नहीं काट रहे, आप एक पूरे इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन में आप कहीं से काट के आप कहीं भी लगा सकते हो। तो अगर आपने अंडमान के एक आइलैंड से पेड़ काटे तो अब उसके कॉम्पनसेशन में अब आप मध्य प्रदेश में भी उगा सकते हो, हरियाणा में भी उगा सकते हो। तो इसमें हम समझ नहीं पा रहे कि हमने कैसे एक इकोसिस्टम को, एक एरिया का जो इकोसिस्टम था उसको डिस्ट्रॉय करके कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन में हमें लगता तो है हमने
40,000 पेड़ और उगा दिए, मगर वो कैसे उगाए गए हैं? जैसे अगर आप मद्रास एयरपोर्ट जाएंगे तो वहाँ से आप शहर की तरफ जाएंगे और बीच में, रास्ते के बीच में इन्वेजिव स्पीशीज़ कहा जाता है उन प्लांट्स को, उनको लगाया गया है कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन के नाम पे। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, और हमारी आउटक्राई भी सिलेक्टिव नहीं हो सकती। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है अरावली हिल्स के मामले में अभी इंटरफेयर किया है, मगर हासदेव भी हमारे इंडिया में ही चल रहा है। और अगर आपको जानकारी होगी तो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो है वहाँ पे भी 300 से लगभग, हमको पॉपुलेशन भी नहीं पता उस आदिवासी समाज की, शॉम्पेन की। लास्ट टाइम ब्रिटिश ने उनका सर्वे किया था, वो भी उनको नहीं पता। वो सिर्फ एक बोट से सामान लेने, राशन लेने आते हैं उनके 3-4 एल्डर्स, और फिर वो वापस जंगल में चले जाते हैं। अब पूरा आइलैंड जो है वो लाख पेड़ काट के डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन चीज़ों पे हमें रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो भी डेवलपमेंट नहीं चाहते, वो भी डेवलपमेंट चाहते हैं, मगर सस्टेनेबल तरीके से। तो वो मुझे कह रहे हैं कि मेरा समय समाप्त हो गया, मेरा भी समाप्त हो गया। एक छोटी सी कविता से, क्योंकि ये सम्मेलन जो है वो भाषा के ऊपर है, तो एक आदिवासी महिला जसिता केरकटा की कविता है, बहुत छोटी है। नदी, पहाड़ और बाजार, गांव में वो दिन था इतवार, मैं नन्ही पीढ़ी का हाथ थाम निकल गई बाजार। सूखे दरख्तों के बीच देख एक पतली पगडंडी, मैंने नन्ही पीढ़ी से कहा, देखो यही थी कभी गाँव की नदी। आगे देख ज़मीन पर बड़ी सी दरार, मैंने कहा इसी में समा गए सारे पहाड़। अचानक वह सहम के लिपट गई मुझसे, सामने दूर तक फैला था कब्रिस्तान। मैंने कहा देख रही हो इसे, यहीं थे कभी तुम्हारे पूर्वजों के खलिहान। नन्ही पीढ़ी दौड़ी, हम आ गए बाजार, क्या लेना है पूछने लगा दुकानदार। भैया थोड़ी बारिश, थोड़ी गीली मिट्टी, एक बोतल नदी, वो डिब्बे बंद पहाड़, उधर दीवार पर टंगी एक प्रकृति भी दे दो, और ये बारिश इतनी महंगी क्यों? दुकानदार बोला, ये नमी यहाँ की नहीं, दूसरे ग्रह से आई है, मंदी है, भर महंगाई है। पैसे निकालने साड़ी की कोर टटोली चौकी, देखा आंचल की गांठ में रुपयों की जगह पूरा वजूद मुड़ा पड़ा था। थैंक यू। बहुत सुंदर जी, बहुत धन्यवाद। मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे बीच में एक ताशकंद से एक डेलीगेशन भी आया हुआ है विशेष रूप से इस कार्यक्रम के लिए। तो आज एक बार हम उन सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं जोरदार तालियों से। मैं उल्फत जी आज से निवेदन करूंगा, जो कि हमसे बहुत ज़्यादा जुड़े हैं, कि अपने डेलीगेशन के मेंबर्स को एक बारी नाम लेकर आप संबोधित कर दें। अभी उनका अभिनंदन तो हम बाद में करेंगे, परंतु एक बार उनका परिचय आ जाए बस। नमस्कार आदरणीय आज के बहुत महत्वपूर्ण सेमिनार के प्रतिभागियों, हमें बड़ी खुशी है कि हम JNU में रिफ्रेशन कोर्स के लिए आए थे। 15 हिंदी उर्दू के अध्यापक इस आज के ये मीटिंग, आज के हिंदी दिवस में भाग लेने का मौका मिल रहा है। अनिल जोशी जी हमारा काफ़ी पुराना संबंध है। अभी हमारा पूरा डिपार्टमेंट यहाँ है, भारत में है। मैं इनका परिचय देना चाहती हूँ। सबसे पहले प्रोफेसर मुहैया अब्दुर्रहमान, वो हमारे विभाग में लगभग 40 साल से उर्दू पढ़ाती है। बहुत ज्ञानी, बहुत समझदार अध्यापिका है। मुहैया अब्दुर्रहमान है ना। दूसरा मुखलिसा शराहमेदवा, जो बाबरनामा पर काम किया है, वो भी उर्दू भाषा और अदब पढ़ाती है। और शर्मात व गुलियारा, जो हिंदी साहित्य पढ़ाती है, उनका विष्णु प्रभाकर पर शोध कार्य है। और शम्स कमर तिलाव मुरादबा, जो निर्मल वर्मा पर अपना PhD ख़त्म कर रही है। और इरादा फतहुद्दीन, इरादा 2 है, फतहुद्दीनवा, जो अनुवाद कला पर उसका काम ख़त्म हो रहा है, वो भी PhD कर रही है। यहाँ बैठे लौला मुर्तज़ा खुजैवा, जो हिंदी भाषा और साहित्य पढ़ाती, उनका तमिल साहित्य पर चिन्नप्पा भारती के उपन्यासों पर PhD ख़त्म हो रहा है। और नादिरा सईद नज़ारवा, जो केंद्रीय हिंदी संस्थान में भी 1 साल पढ़ के आई है, उसका भी भाषा शास्त्र पर PhD का काम चल रहा है।
हाँ, मामूरा सुलेमानवा जो यहाँ केंद्रीय हिंदी संस्थान में पढ़ी है और आजकल हैदराबाद विश्वविद्यालय में अपना PhD जारी कर रही है, वो भाषा शास्त्र पर। हाँ, मोहिरा मारवा 1 साल पहले उसने PhD खत हासिल की उर्दू की भाषा शास्त्र पर। और हाँ, जुबैदा सुलेमानवा वो हिंदी भाषा शास्त्र पर अपना PhD का काम आगे बढ़ा रही है, 2 साल से हिंदी पढ़ाती है हमारे विभाग में। और कौन? आप अपना बस। हाँ, तो मैं भी उसी विभाग में 40 साल से हिंदी भाषा और साहित्य पढ़ाती हूँ। पहले मैं हेड ऑफ द चेयरपर्सन थी, 2 साल से मैं महात्मा गांधी भारतीय विद्या केंद्र का निदेशक हूँ, जो 2007 को हमारे यूनिवर्सिटी में उसका नींव डाली गई थी। हम हिंदी भाषा और साहित्य बहुत गहराई से पढ़ाते हैं, शोध कार्य करते हैं, BA MA PhD और प्रोफेसर की डिग्री तक पहुंचते हैं। उज़्बेकिस्तान में हिंदी के प्रचार प्रसार का भारतविदों को तैयार करने का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां इस डेलीगेशन के लिए। अभी अगले सत्र में इनका अभिनंदन किया जाएगा। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, जो विशेष रूप से जिसके लिए कहा, कि मैं 2-3 हमारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने मेरे जीवन को भी बहुत प्रभावित किया, समाज को भी बहुत प्रभावित किया और जिनका जीवन इसके लिए समर्पित है। तो वहाँ से ये ध्यान में आया कि ऐसा कोई सत्र हमको भाषा सम्मेलन में भी करना चाहिए। श्री संजय स्वामी जी, अभी शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की सूरत में बैठक थी, पूरा देश का सम्मेलन था, और इन्होंने कहा कि मैं हमेशा पानी पीने के लिए अपना ग्लास रखता हूँ, मैं कभी भी आधा ग्लास भी खाली पानी चला जाए ये मेरे को, मैं वो स्थिति नहीं आने देना चाहता। तो ऐसे मतलब हमारे साथी हैं जो कि शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास से हैं। कैलाश जी हमारे बहुत निकट के, बहुत पुराने संघ के आप प्रचारक भी रहे और जलाधिकार संस्था 2 दशकों से वो चला रहे हैं, 2012 से, और इनके प्रेरणा से मैं भी जहाँ जाता हूँ प्लास्टिक की बोतल्स नहीं लेनी चाहिए, वो सारी जगह हम बात करते हैं। तो कैलाश जी का पूरा जीवन इसके लिए समर्पित है और इनके कारण से देश में सैकड़ों जो तालाब हैं उनको दोबारा जीवन मिल रहा है। हमारे एक साथी बहुत ज़्यादा जो इस विषय से, जो हमने प्रकृति और पर्यावरण की बात की, उससे जुड़े हैं, श्री विमल कुमार सिंह जी। विमल जी एक अपने स्थान पर खड़े हैं। आप आदरणीय गोविंदाचार्य जी के साथ हैं और आप दिल्ली में पूरा स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़कर गांव रहने के लिए चले गए पिछले कई वर्षों से, और आपका भी पूरा जीवन प्रकृति से समर्पित है। तो मैं समझता हूं कि इन लोगों का आना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका हम अभिनंदन करते हैं और हम सबका जो आज का जो विशेष वो ये है आदरणीय आदर्श जी को सुनना। मैं तो पिछले 30 साल से श्री संतोष तनेजा जी से आपकी बहुत सारी घटनाएं सुनता रहा हूँ, और हमारे जितने प्रामाणिक, जितने बौद्धिक क्षमता संपन्न और जितना इन्होंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चीफ के नाते इस प्रकृति के लिए किया है, हम इनके विशेष रूप से आभारी हैं। और हम सबको बड़ा हमारे लिए बड़ी एक विशेष बात है कि आपको सुनने का मौका मिल रहा है, और सुनने के लिए आज जो सबसे हमारा युवा श्रोता है, मेरा नाती कृति का बेटा नीर। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ हम नीर का भी स्वागत करते हैं। तो हमारा सबका बड़ा विशेष, वंदना झा जी भी मैं परिचय देना चाहूँगा, JNU से, उनके कारण से ये प्रतिनिधिमंडल आया है, हम वंदना जी का भी स्वागत करते हैं। मैं पुनः आदर्श जी का बहुत आभारी हूँ कि हमारे एक फ़ोन कॉल पर इतनी, मतलब जिस विनम्रता की हमने कहानियाँ सुनी थी वो देखी है। मैं आदर्श जी बहुत बहुत धन्यवाद, और बाकी सभी वक्ताओं से भी निवेदन है कि अपनी बात। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अनिल जी। और निश्चित रूप से आपने आज जो ये महा उत्सव रचा है ये बहुत महत्वपूर्ण, उसके लिए हम आपको बधाई और आपका आभार भी व्यक्त करते हैं, क्योंकि ना ये उत्सव होता और ना हम ये चर्चा कर रहे होते। तो इस चर्चा से ही कोई विषय निकलेंगे, सूत्र निकलेंगे, जैसा आदरणीय कीर्ति जी ने अपने वक्तव्य में रखा, और उसके सैद्धांतिक पक्ष पर भी आपने बात रखी, उसका व्यवहारिक पक्ष भी आपने हमारे सामने रखा, किस प्रकार से वो सुदूर की यात्राएं आपने कहीं बाइक के जरिए, कहीं ट्रेन के जरिए और कहीं पैदल चलकर तय की। ध्येय केवल एक था कि वहाँ के यथार्थ को जान लें और वहाँ से कुछ प्रेरणा लेकर कुछ लिखें, ताकि प्रबुद्ध समाज भी उससे जुड़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद
कीर्ति जी, और आपने जो अंत में कविता पढ़ी वो अब सच हो चुका है। अब बाजार से ही बारिश लेनी पड़ेगी, बाजार से ही जल तो ले ही रहे हैं दुकान पर जाकर, और बाजार से ही पेड़ भी देखने को मिलेंगे। ये चिंता का विषय है। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं आपके आभार के साथ, और मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय संजय सज्जन सिंह जी को आपके वक्तव्य के लिए। इस उमंग सभागार में उपस्थित विद्वद्जन, सबको मेरा प्रणाम। मैं बिहार के बोधगया से आता हूँ। बोधगया के बगल में ही एक औरंगाबाद जिला है, वहाँ का रहने वाला हूँ। बोधगया से होकर के एक नदी बहती है फल्गु, उसको लेकर के काम करता हूँ। ऐसा है कि नदियों के बारे में ना कोई मैं विशेषज्ञ हूँ, ना नदी की पढ़ाई पढ़ी थी। कुछ काम करने के सिलसिले में जो अनुभव हुए, उससे उस अनुभवों को लेकर के और उसकी प्रेरणा को लेकर के नदी के आगे काम को कैसे बढ़ाया जाए और आगे क्या करना है, इसको कर रहा हूँ। ऐसा है कि गया जी राम रेखा नदी थी, कभी 50-60 साल पहले उसकी चर्चा होती थी कि वो नदी सालों भर बहती थी। हम लोगों का एक इलाका है गया जिला का दक्षिणी इलाका, डुमरिया ब्लॉक का छकरबंधा, ऐसा करके बहुत ही घोर नक्सल प्रभाव था वहाँ। लगभग 70-80 गांवों में भयंकर सुखाड़ वर्षों से चल रहा था। लोग भूखमरी के शिकार थे। आधी आबादी जो है नौजवानों की वो दिल्ली, सूरत ऐसी जगह पर कुछ कुछ काम कर रहे थे, और आधी जो आबादी थी नौजवानों की वो नक्सल गतिविधियों के होल टाइमर हो गए थे। लगातार सुखाड़। ये जो फसल, ये बारिश का जो चक्र हुआ उसके कारण कि थोड़े ही दिन में बारिश हो करके निकल जा रही थी और खेती मारी जाती थी लगाने के बाद भी। हम लोगों ने जब वहाँ की स्थिति देखी, एक वहाँ इसी राम रेखा के एक जो उद्गम स्थल है वहाँ पर था कि यहाँ पर एक बांध बना देने से और वो जो 70-80 गांव हैं वहाँ सिंचाई हो सकता है। वहाँ के लोगों का ये रिसर्च था बहुत वर्षों से। सरकार में भी इस बात को रखा गया था। 1992 में एक बिहार का लघु सिंचाई विभाग है, उसमें एस्टीमेट भी बना था 8.5 करोड़ का, लेकिन वो काम नहीं हुआ। फिर एक दिन वहाँ के लोगों ने संपर्क किया और एक मीटिंग हुई, गांव वालों की मीटिंग हुई। बहुत लोग, लगभग 5000 लोग आए और उसी जगह पर हम लोगों की बैठक हुई जहां कभी ये नक्सली आंदोलन का जो फरमान या ये क्या कहते हैं उसको, फैसले होते थे, जन अदालत लगता था जहां, उसी जगह पर जुटे 5000 लोग आए और उसमें उस दिन तय हुआ कि बिना सरकार से कोई सपोर्ट मांगे हम लोग एक जगह पर बांध बनाएंगे, 2 पहाड़ों को बांध करके और पानी को डाइवर्ट करेंगे। तय हुआ कि एक किसान जिसके पास 1 एकड़ जमीन है वो 500 देगा, जिसके पास 2 एकड़ है वो 1000 देगा, इस तरह से जिसके पास जितनी जमीन है तय करके और हम लोग शुरू कर दिए। हर गांव को एक समय दिया गया कि वहाँ के लोग श्रमदान करने के लिए आएंगे। सुबह हम लोग निकलते थे, दिन भर में 25-30 हज़ार ऐसे गमछी में मांग करके लाते थे और ऐसे 3 साल वो काम चला। 3 साल बांध बनाए, बांध बनाने के बाद एक कैनाल बनाए। कैनाल जब बना रहे थे तो नीचे पहाड़ मिल गया था जिसके कारण बहुत परेशानी हुई, पहाड़ को काटना बहुत मुश्किल था। उसमें एक बड़ी लंबी कहानी है, उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। तो अंततः क्या हुआ कि बांध बना करके और कैनाल निकाल करके पानी को जो सीधे बारिश होती थी और बह करके निकल जाता था, दूसरी नदी में चला जाता था बरसात के समय में, उस पानी के प्रवाह को हम लोग रोक करके और गांव की तरफ ले गए। और जब गांव के तरफ ले गए तो क्या है कि पुराने हमारे यहाँ जो आहर, पोखर, तालाब, जोहर जो थे वो
पहली दूसरी बारिश में ही वो भर गए, और पहली दूसरी बारिश में ही भर गए। वहाँ खेती होने लगी। आज जो है 70 गांव की स्थिति वहाँ बदल गई है। जिस किसान को 2 क्विंटल धान नहीं होता था, वो आज 200 क्विंटल धान की पैदावार हो रही है उन किसानों के पास। और आज वहाँ का जीवन बदल गया। नौजवान जो बाहर रह रहे थे वो आकर के खेती करने लगे। नक्सलिज्म तो बिल्कुल वहाँ आज नहीं है। क्या है कि उससे जो वहाँ सिंचाई होने लगी इतने गांव में पानी की व्यवस्था हुई, उससे क्या है कि हम सोचे नहीं थे कि ये गिफ्ट मिलेगा। जब हमने वो काम किया और जब पानी की दिशा को मोड़े, इसके कारण जो 70 गांव थे उसमें एक एक गांव में 4, 5, 8, 10 जो वाटर बॉडी थे वो उनका भराव हो गया, वो पुनर्जीवित हुए। और जिसके कारण जो रामरेखा नदी कभी 50-60 साल पहले बहती थी, वो रामरेखा नदी जिसमें 2013 के दिसंबर में 31 दिसंबर 2013 को हम शिलान्यास करने गए थे, तो एक बूंद पानी नहीं था। पानी हम गांव से पूजा करने के लिए पानी लाए थे। जिस नदी की ये स्थिति थी, वो नदी आज जून में भी झरझर बह रही है। जबकि हम नदी बहाने के लिए, नदी पर काम करने के लिए नहीं गए थे, गए तो थे किसानों के खेत में पानी पहुंचाने के लिए। लेकिन जो वहाँ 70 गांवों के वाटर बॉडीज जो थे, वो जब रिचार्ज हुए, कुआं में पानी ऊपर आ गया, वाटर लेवल ऊपर आ गया, तो नदी जो है आज जून में भी झरझर बह रही है। और गया और औरंगाबाद जिले में एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें जून में भी जहां पानी आप देख सकते हैं, तो वो वही नदी है, रामरेखा नदी, जहां ये काम हुआ है। उसको काम को हम लोगों ने सरकार से कोई सहयोग नहीं लिया। भिक्षाटन सुबह से निकलते थे। बालूगंज बाजार वहाँ है, एक दिन बालूगंज बाजार में भिक्षाटन कर रहे थे, तो ऐसे कपड़े की दुकान थी, एक के पास गए तो 500 दिए, दूसरे के पास गए तो वो भी 500 दिए। अचानक मेरे दिमाग में आया कि एक बूट पॉलिश कर रहे थे नीचे ज़मीन पर सज्जन लोग, उनसे भी कुछ मांगना चाहिए। 1-2 रुपया के लिए गए थे। जब उनके पास गए तो वो ऐसे जिस बोड़ा पर बैठ करके पॉलिश कर रहे थे, वो नीचे पैसा रखते हैं बोड़ा के नीचे, तो वैसे देखे तो उसमें 8-10 सिक्का था उनके पास। तो बोले कि सर रुकिए ना, आते हैं। हम समझ गए कि पैसा लाने जाना चाहते हैं। बोले कि नहीं ज़्यादा नहीं, 1-2 रुपया दीजिए। लेकिन वो गए कहीं से ला करके 100 रुपया दिए, और 100 दे करके फिर बोले कि सर हम और 10,000 देंगे। हमको लगा कि ऐसे ही बोल रहे हैं, इसलिए क्यों, वो जो लुंगी पहने हुए थे सर, लुंगी पूरा 1 मीटर का लुंगी बिना आयरन किए हुए, जो पॉलिस्टर का लुंगी आधा मीटर हो गया था, ऐसा आदमी। और वो जब उसके बारे में, बांध के बारे में और वहाँ सिंचाई के बारे में जो सुना था, तो लगा कि हम अपने पूरे जीवन की कमाई 10,000 रुपया ला करके बिना मांगे और कमेटी में पहुँचा दिए। तो वो हमारे उस बांध के सबसे बड़े दाता हैं। इस प्रकार से लगभग 2 करोड़ रुपया, आज तो उसको 50 करोड़ में भी सरकार से एस्टीमेट अगर बने तो 50 करोड़ में न हो, ऐसा जो है उस परियोजना को हम लोगों ने 2 करोड़ से कम में, रोज लोग श्रमदान करते थे उस 70 गांव के लोग, आज वहाँ के लोग करेंगे, कल वहाँ के लोग करेंगे, इस तरह से वो काम कर लिए। और जब वो नदी बह निकली तो मैं स्टूडेंट लाइफ से, मैं जब MA कर रहा था मगध यूनिवर्सिटी में, तो उस समय फल्गु नदी की ये स्थिति थी कि ऐसे हाथ से खोद देने के बाद पानी निकल आता था उसमें। लेकिन अब जब देखता हूँ तो क्या है कि जून में आप JCB से खोदेंगे तब भी उसमें पानी नहीं है। और हद तो ये है कि गंगा में जो फल्गु मिलती थी, आज गंगा से लगभग 70 किलोमीटर ऊपर तक आप देख लीजिए, उसका कोई नामो निशान नहीं है। बिल्कुल नदी समाप्त हो गई है, प्लेन हो गई है। जबकि फल्गु नदी, जिसको निरंजना भी कहते हैं, दुनिया के इतिहास में इतना महत्वपूर्ण मतलब उसका ये स्थान है कि फल्गु नदी में पूरी दुनिया से हिंदू अपने पूर्वजों का पिंडदान करने वहाँ आते हैं। पूरे दुनिया के बुद्धिस्टों के लिए, जैसे इस्लाम को मानने वाले आबे जमजम का पानी अपने घरों में रखते हैं और हिंदू गंगा का पानी रखते हैं, उस तरह से उसका पानी अपने अपने घरों में बुद्धिस्ट ले जाते हैं।
और भगवान महावीर उस नदी के किनारे वर्षों तक तपस्या किए। भगवान बुद्ध को तो उसी नदी के किनारे ज्ञान की ही प्राप्ति हुई। उसी नदी में खीर खा करके जब आए थे तो पीपल का पेड़ जो बोध गया में है, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस कारण से ये नदी का महत्व जो है ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक हर प्रकार से दुनिया की महानतम नदियों में इसका माना जाता है। लेकिन ये नदी आज इस स्थिति में पहुंच गई है कि नीचे से लगभग 70-80 किलोमीटर कंप्लीटली डेड हो गई है। तो उस नदी की जो प्रेरणा थी और उसका जो आत्मविश्वास था और उसमें जो हमने सफलता पाई, उससे लेकर के लगा कि उसी फार्मूले पर जब हमने वहाँ काम किया तो उस फार्मूले पर फल्गु का भी काम हम कर सकते हैं। तो वो छोटी नदी थी, रामरेखा छोटी नदी थी, ये फल्गु बड़ी नदी है जिसको निरंजना भी कहते हैं। तो इस पर जब काम हमने शुरू किया तो एक दिन नीति आयोग के वाइस चेयरमैन थे उस समय राजीव कुमार जी, उन्होंने बुलाया और बुला करके कहा कि एक बार मैं पिंड दान करने के लिए वहाँ गया था, किसी दोस्त के माध्यम से उनको पता चला कि कुछ काम वहाँ शुरू हुआ है। तो उन्होंने बुला करके कहा कि मैं एक बार पिंड दान करने के लिए गया था तो देखा कि बोतल से लोग पिंड दान करा रहे हैं, तो मैं वापस आ गया था। लेकिन आप अगर उस पर काम कर रहे हो तो मेरे इस कुर्सी पर बैठे बैठे अगर आपकी कुछ मदद हो सकती है तो मेरे पूर्वजों का पिंडदान यहाँ बैठे बैठे हो जाएगा। फिर इस अभियान में शामिल हुए। फिर जल शक्ति मंत्रालय ने भी हमारे अभियान को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए उसमें एक कदम आए और उन्होंने एक नमामि निरंजना फल्गु अभियान पिछले साल 20 फरवरी 2024 को शुरू किया। तो इस प्रकार लगभग 400 वाटर बॉडी हम लोग पिछले कुछ वर्षों में जो है नया और पुराना मिला करके 400 वाटर बॉडी बनाए और वहाँ चतरा जिला जहाँ से ये नदी निकलती है वहाँ हम लोग लगातार जो है काम कर रहे हैं और उसी की प्रेरणा से इस नदी को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। हम आप सबसे भी निवेदन करते हैं कि आप लोग जो है इस काम में हमको जो फल्गु के रिजुविनेशन का काम हो उसमें आप मार्गदर्शन दीजिए, सहयोग दीजिए और हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। और आप लोग हमको बुलाए, ये जल, प्रकृति और जीवन के इस सत्र में बुलाए, इसके लिए बहुत हृदय से आप सबके आभारी हैं। आप सबको मैं बोधगया बुला रहा हूँ, आप बोधगया आइए और हम लोग कि ये जो फल्गु नदी है उसको देखिए, समझिए। जल पर काम किए तो प्रकृति ने हमको एक सूखी हुई नदी जो सूख गई थी रामरेखा वो दिया और इतने लोगों को जीविका जो है वहाँ एक नई जिंदगी शुरू हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संजय जी। और निश्चित रूप से आपके ये सब अनुभव बहुत महत्वपूर्ण हैं और कई बार कहा जाता है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन किसी अकेले को ही शुरुआत करनी पड़ती है। आपके उद्बोधन से ये बात स्पष्ट हुई। फल्गु नदी के विषय में दैनिक जागरण में बहुत बड़ी चर्चा मैंने शायद 1.5-2 साल पहले एक बार पढ़ी थी, क्योंकि मैं भी कुछ छोटा मोटा सा सीखने समझने का प्रयास करता हूँ इस विषय में, तो तब मैंने उसके विषय में पढ़ा था। और जो रामरेखा नदी है ये नाम अब आपके माध्यम से इस रूप में सुना कि उसको पुनर्जीवन मिला है। आपको बधाई भी, और वो कार्य और आगे हो फल्गु नदी का भी, इसकी बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार आपका। और अब आइए एक और ऐसे ही कर्मयोगी जो जल प्रहरी हैं, कर्मयोगी हैं और नदी पुत्र उनको कहते हैं, ऐसे भाई रमनकांत जी को हम सुने। आदरणीय रमन जी। नमस्कार, मैं मेरठ से हूँ और मेरठ रावण की ससुराल भी है। और जो रील के राम हैं अरुण गोविल जी हमारे सांसद इस समय वो हैं, तो अजब संयोग है। हमारे यहाँ बेसिकली गंगा और यमुना का दोआब है, गंगा और यमुना के दोआब की धरती है और ऐसी धरती विश्व में कहीं नहीं है जहाँ 400 मीटर नीचे तक पानी है, रोक्स नहीं है, केवल पानी और रेत है। लेकिन वर्तमान में जितनी छोटी नदियाँ हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु या दक्षिण की कुछ नदियों को छोड़ दें तो जितनी भी छोटी नदियां हैं लगभग सब आईसीयू में हैं। या तो पोल्यूशन है या एनक्रोचमेंट है या पानी की कमी है। अदर्स मान्य जी बैठे हैं तो आपने तो काफ़ी केसेस उसमें सुने हैं। और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जितनी हमारी छोटी नदियां हैं लगभग आईसीयू में पहुंच गई हैं, वो आईसीयू से वेंटिलेटर पे ना जाएं, उसके लिए हम कुछ प्रयास सामूहिक रूप से कर रहे हैं।
उसमें हमने, क्योंकि पिछले 20 वर्षों से छोटे छोटे प्रयास कर रहे थे, जैसे अभी संजय जी गया में कर रहे हैं, तो ऐसे पूरे देश में कहीं ना कहीं बहुत अच्छे अच्छे काम लोग कर रहे हैं। तो हमने प्रयास किया है सबको एकजुट करने का भारतीय नदी परिषद के माध्यम से। सभी को हम तकनीकी सहयोग देते हैं, उनको जो भी जिसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि ग्राउंड पे काम करने वाले व्यक्ति को फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाए, टेक्निकल सपोर्ट मिल जाए और एक सहारा मिल जाए कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि वो भी एक बहुत ज़रूरी है। ऐसी समस्याएं बहुत आती हैं कि आप नदी का काम कर रहे हैं कि लोग आपकी खींचातानी में लग गए, कोई शिकायत कर रहा है, किसी ने एप्लीकेशन लगा दी, यहाँ से ज़मीन गलत खोद दी है। तो काम अच्छा हो, स्थायी रूप से हो, वो बहुत ज़रूरी है। मैं एक नदी का उदाहरण आपको देना चाहता हूँ जो हमने किया। एक मेरठ में गंगा की सहायक नदी है काली ईस्ट, वो मुजफ्फरनगर शुरू होते, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, फर्रुखाबाद, कासगंज, कन्नौज में जहाँ गंगा मिलती है। 600 किलोमीटर की नदी है। तो जब हम उसको ट्रैक कर रहे थे तो उसका ओरिजिन मिला नहीं। ऐसी आज भी बहुत नदियाँ हैं जिनको हम जानते ही नहीं हैं। आप बनारस में अगर देखेंगे तो वहाँ वरुणा, सई, गंगा और गोमती 4 नदियाँ आपको सुनने को मिलती हैं। लेकिन अगर आप ब्रिटिश गजेटर में बनारस का देखेंगे तो उसमें आपको लमुई, गरई, चंद्रप्रभा, हाथी, करमनासा ऐसी 8 नदियाँ और मिलेंगी जिनका कहीं नामो निशान नहीं है। सब कब्जा ली गई हैं, नाला बन गई हैं, कॉलोनी काट दी है उन पे। तो ऐसा भी एक हम प्रयास कर रहे हैं कि ब्रिटिश गजेटर के आधार पे एक पूरे भारत की नदियों का एटलस बने और 5th ऑर्डर तक की नदियाँ, गंगा की सहायक यमुना, यमुना की हिंडन, हिंडन की धमोला, धमोला की पाउंधोई, तो 5वें ऑर्डर तक की नदियों का एक एटलस बने। मैंने भी माननीय एनजीटी में एक एप्लीकेशन दी थी, तो एनजीटी ने मिनिस्ट्री को कहा है कि आप एक ऐसा एटलस बनाइए। तो उस काली नदी का जब हम ट्रैक कर रहे थे तो ओरिजिन पे पहुंचे मुजफ्फरनगर, तो वहां देखा तो उसकी जो जमीन थी करीब 300 बीघा जमीन, उस पर पूरी जमीन को कब्जाया हुआ था किसानों ने और उस पर खेती कर रहे थे वो सब। तो मैंने वहाँ के लोकल एमपी से कहा, उन्होंने मना कर दिया कि मेरी यहाँ वोट का मामला है, मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि जमीन छुटेगी तो वोट नहीं देंगे लोग। तो फिर मैंने डीएम अच्छे थे, डीएम को कहा कि कम से कम आप इसका चिन्हांकन करा दीजिए जितनी जमीन नदी की है। तो चिन्हांकन हो गया कि लगभग 280 बीघा जमीन वहाँ चिन्हित हुई नदी की, और बड़ी ऐतिहासिक नदी है। तो लेकिन अब उसको छोड़ें कैसे, सब तो खेती कर रहे हैं। तो लगातार हम जाते थे, बात करते थे गांव वालों से। हमारे इधर बेसिकली मैं त्यागी हूँ, तो वो सारा गांव गुर्जर समाज का था, तो हमारी कोई रिश्तेदारी भी नहीं, कोई बिठाता भी नहीं था, कोई चाय पानी कुछ नहीं, खाली खेत में बैठना, अपने बातचीत करनी, आ जाना। अब मैं ऐसे ही बैठा था एक दिन, तो एक व्यक्ति मेरे पास आई, जब 2-3 महीने हो गए, बोले त्यागी जी आप रोज आते हो तो क्या मैटर है? मैं कहा भाई ये नदी है, इसकी जमीन है, इसको छुड़ाना है। बोले जी 4 बीघे तो मैंने कब्जा रखी है। मैं कहा तो आप ही छोड़ दो पहले। बोले मैंने 2 मर्डर भी कर रखे हैं। मैं कहा ये तो मर्डर तो मत बताओ, लेकिन जमीन छोड़ दो आप। बोले जब से मैंने जमीन कब्जाई है वो बड़ा सीरियस हो गया, मैं 2 बार जेल चला गया मर्डर में, मेरी पत्नी छोड़ के चली गई, मैं बर्बाद हो गया। तो मैं उसकी बात सुन के आ गया, लेकिन मुझे कुछ सोचा मैंने, भाई ये असल में नदी या तालाब की जमीन को कब्जाना, उन पर अतिक्रमण करना, ये वास्तविक है कि हमारे ग्रंथों में भी लिखा है कि उसका फल अच्छा नहीं होता है। तो उस व्यक्ति ने रात को मुझे 9 बजे फोटो भेजे। उसने अपनी 4 बीघे जमीन पे ट्रैक्टर चला दिया, जो फसल थी वो कि त्यागी जी मैंने जमीन छोड़ दी है, सुबह आके इस पर खुदाई का काम शुरू करा लो। मैं गया, वाकई उसने सारी जमीन छोड़ दी। मैंने डीएम को कहा, तो एक हौसला मिला। तो फिर हमने उसकी महत्ता बताते मैंने एक पत्र पूरे गांव को लिखा, उसकी 1000 कॉपी छपवाई और पूरे हर घर में मैंने बांट दी कि इस नदी की महत्ता क्या है और नदी की जमीन कब्जाने से क्या क्या नुकसान आपको हो सकते हैं, और आप महसूस कर रहे होंगे। वो 22 किसान थे टोटल। तो एक महिला आई मेरे पास, बुजुर्ग थी बेचारी, तो अल्लाह मैंने तुम्हारा वो पर्चा पढ़ा, मैंने उसमें सब चीज़ें लिखी कि मेरे सपने में नदी मैया आई थी और ये सब, मैं जो भी कर सकता था नदी के लिए। बोली कब आई थी आपके सपने में? 12 बजे आई थी। बोले हमने भी ज़मीन, मेरे लड़के ने भी कब्जा रखी है 8-10 बीघे, और हमारे उसका बच्चा ही नहीं हो रहा कोई। मगर इसलिए नहीं हो रहा, आप ज़मीन खाली करा हो जाएगा। तो वो खैर उन्होंने, मैंने तो ऐसे ही कह दिया उनको। अब उन्होंने बातचीत करी घर में जाके, खैर उन्होंने भी छोड़ दी। वो परेशान थे पैसे वाले लोग, लेकिन भाई सब कुछ है लेकिन परिवार आगे नहीं बढ़ रहा है, तो एक परेशानी वो भी रहती है।
तो उन्होंने भी ज़मीन छोड़ी। ऐसे कर 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 सारी ज़मीन हमने 6 महीने में सारी ज़मीन लोगों ने छोड़ दी अपने आप, कोई किसी के खिलाफ मुकदमा नहीं, नदी के लिए। और वास्तविकता है कि उनको 1 साल के बाद बेटा हुआ उनके परिवार में, वो भी एक वास्तविकता है, मुझे नहीं पता कैसे हुआ। तो ये फिर हमने वहाँ उस जमीन पे सारी पे समाज के ही सहयोग से उसको वहाँ झील बनाई, करीब 15 फीट उसकी मिट्टी निकलवा करके झील बनाई। और उसमें जब पानी आ गया, पूरा 15 फीट पानी भरा उसमें, तो उस समय यूपी सिंह साहब जल मंत्रालय के सेक्रेटरी थे, वो खुद अपनी टीम को लेकर के गए वहाँ और एक नदी महोत्सव बना। ऐसे और भी उदाहरण, एक नीम नदी हापुड़ में थी, उसका प्रधानमंत्री ने मन की बात में जिक्र किया, वहाँ हमने 80 बीघे जमीन छुड़ाई। तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जितनी छोटी नदियाँ हैं सबके उद्गम बहुत जरूरी हैं, क्योंकि वो चोए के पानी से बहती थी। और नदी का एक नेचर है, बरसात में बरसात का पानी जो बहता है वो फीड करता है भूजल को, और जब बरसात खत्म हो जाती है भूजल नदी को फीड करता है। तो दोनों, अगर वाटर टेबल हमारा ऊपर है तो छोटी नदियां बनी रहेंगी। तो इसीलिए हम नदी की धारा को केवल नदी ना मान करके उसके दो जो बेसिन है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। जितना काम हम नदी के बेसिन पे करेंगे वो नदी के वाटर टेबल ऊपर लाएगा और नदी वो बहनी शुरू हो जाएगी। तो हम इसी प्रयास में हैं। हमने कुछ मॉडल विकसित किए कि कैसे छोटी नदी को जीवित करें, उसके 8-10 पॉइंट हैं। करीब करीब 40 से 50 नदियों पे हम टेक्निकल सपोर्ट कर रहे हैं पूरे देश में। हर साल एक सम्मेलन करते हैं, सबको बुला करके बताते हैं उनको भी आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही है, उन सबको सरकार से जोड़ना, उनके काम को सरकार तक लाना, सरकार की नदी संबंधी योजनाओं को ग्राउंड के लोगों तक ले जाना। ये एक ब्रिज का काम हम कर रहे हैं, एटलस तो हम बना ही रहे हैं। दूसरा, देखिए लोग कहते हैं कि नदी का काम क्यों करें, समाज का काम क्यों करें। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 3 हमारे स्वभाव, अच्छा बुरा, एक बीच वाला स्वभाव जो हो रहा है होने दो। उसके बाद भी हमारा शरीर पूरा नहीं होता, क्योंकि एक चेतना भी होनी चाहिए। तो चेतना ही हमारे प्राण है, वही आत्मा है। वो कृष्ण जी ब्रह्म विद्या के प्रथम अध्याय में कहते हैं कि जब तक जीवन मरण का चक्र रहता है, जब तक आत्मा शुद्ध ना हो जाए, और जब आत्मा शुद्ध हो जाती है तो वो परमात्मा बन जाती है, और वो परमात्मा ही प्रकृति है। जो हमको जीवन दे रहा है वो प्रकृति है। अगर हमारे आसपास प्रकृति खराब हो रही है तो हमारा फर्ज बनता है, हम खुद भी सोचें, हम सुबह से शाम तक हवा पानी भोजन कितना कुछ लेते हैं, हम लौटाते क्या हैं शाम को सोने से पहले। तो एक केवल मेरा काम नहीं है, संजय जी काम नहीं है, किसी अकेले का काम नहीं है, ये सबका काम है। नदियाँ नहीं होंगी तो हम खत्म हो जाएंगे, और हालात बहुत चिंतनीय हैं। मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है दिल्ली की सेमिनार्स में आकर के, मैं सच बता रहा हूँ मन से, क्योंकि मैं गांव में रहता हूँ मेरठ में, तो क्योंकि ग्राउंड पे असर नहीं आ रहा है। आप भी एनजीटी में सर रहे हैं, आपके बहुत सारे आदेश हैं नदियों को लेकर के, लेकिन जब तक ग्राउंड पे असर नहीं आएगा, वो जब आएगा जब हम इस देश में वोट की आवाज बनेगी। यमुना दिल्ली में वोट की आवाज बनी तो यमुना को फोकस में ले लिया गया। जब तक हमारी नदियां, हमारा पानी वोट का हिस्सा नहीं बन जाएगा, जब तक उन पर कोई फोकस सरकार का ना रहेगा, किसी का ना रहेगा, लेकिन फिर रहना चाहिए। तो उसी प्रयास में हम लगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई रमनकांत जी। और आप जैसे लोगों से प्रेरित होकर 8-7 साल पहले एक छोटा सा प्रयास हुआ, मेरा ऋषिकेश जाना हुआ। मित्रों, एक छोटा सा अनुभव बस 1 मिनट का साझा कर रहा हूँ। मैं तो साहित्य का व्यक्ति हूँ, छोटा मोटा साहित्य पढ़ाने का काम करता हूँ किरोड़ीमल कॉलेज में। वहाँ मेरा बड़ी इच्छा थी कि परमार्थ निकेतन में जाया जाए। ऐसे ही घूमते घामते परमार्थ निकेतन गया। मैंने किसी को कहा एक बार स्वामी जी के दर्शन हो सकते हैं क्या? उन्होंने कहा नहीं जी अभी तो नहीं, अभी तो स्वामी जी व्यस्त हैं, बाद में आना। मैं बाद में गया, बोले थोड़ी देर बाद में आना। मैं फिर गया तीसरी बार, तो उन्होंने कहा क्या दर्शन ही करने हैं? मैं कहा पहली बार में भी वही ही कहा था। तो उन्होंने कहा अच्छा आ जाओ। तो ले गए मुझे। मैंने स्वामी जी को माथा टेका, कुछ नहीं बोला मैंने। स्वामी जी ने केवल इतना ही कहा कहाँ रहते हो? मैंने कहा स्वामी जी मैं दिल्ली रहता हूँ। क्या करते हो? मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ। इसके अलावा क्या करते हो? तो मेरे पास कोई बहुत जवाब नहीं था। छोटा मोटा लिखने का काम तो लंबे समय से चल रहा था। उन्होंने कहा जीवन को ठीक दिशा में लगा दो, माँ यमुना के लिए काम करना शुरू कर दो। 8 साल से मैं माँ यमुना के आजू बाजू सारे नाले और उन सब की मैपिंग ट्रैपिंग में भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई
एक जल जीवन पुस्तक लिखी 3-4 साल पहले, तो उसमें ये सारी बातें जो आपने कही, अखबारों के लेखों के हवाले, आंकड़े जो गूगल पे उपलब्ध थे वो सब किए, और स्थिति वास्तव में बदहाल है। तब के बाद मैं भी उसी काम में लग गया हूं, और आप जैसे लोग मेरी प्रेरणा है। ये एक छोटी सी बात मैंने अपनी चर्चा की। बहुत बहुत आभार भाई रमनकांत जी। मैं जानता हूं आप मेरठ के एक बहुत सुदूर सा गांव यहाँ से देख सकते हैं, वहाँ रहते हैं, लेकिन अब आपका काम अब अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है, आपकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय हो चुकी है। और मैंने आपको उस स्थिति में भी देखा है जब आप पैंट ऊपर चढ़ाकर और नदी के क्षेत्र में से कूड़ा बीन रहे थे, और आपके पीछे शायद पहले दौर में 10-20 ही लोग थे, लेकिन अगले दौर में कुछ सैकड़ों लोग उस काम में आपके पीछे थे। ऐसे ही शायद भाई संजय जी का भी सफर रहा होगा। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और इस क्रम में हम आदरणीय कैलाश जी को सुनते हैं। आदरणीय कैलाश जी। नमस्कार। मेरा विषय फाइनेंस का है, टैक्सेशन और ऑडिटिंग का है, लेकिन मैं आज पानी पे काम कर रहा हूँ। बहुत बार लोग पूछते भी हैं कि अरे पानी पे काम करने का मोटिवेशन कैसे और कहाँ से प्राप्त हुआ। तो एक छोटी सी घटना ने मुझे इंस्पायर किया था, जिसके कारण से और मैंने 2012 से पानी पर काम करना प्रारंभ किया। घटना बहुत छोटे में बता रहा हूँ मैं। जैसे हम सब लोग सुबह अखबार पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ रहा था। पढ़ते हुए देखा कि अरे एक वृद्ध व्यक्ति, रात को चलने की आदत थी, घर से निकल गया, 2 दिन तक घर नहीं लौटा। परिवार को चिंता हुई, थाने में रिपोर्ट लिखवाई, और 2 दिन के बाद उसकी डेड बॉडी मिली। पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम से पता लगा कि इस व्यक्ति को 2 दिन तक पानी नहीं मिला, और पानी नहीं मिलने के कारण इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जब ये घटना मैंने पढ़ी तो अनायास ही मेरे मन के अंदर प्रश्न खड़े हो गए कि भारत जैसे देश में, और जहाँ पर प्यासे को पानी पिलाना ये सबसे बड़ा धर्म है, और उस देश के अंदर किसी व्यक्ति की मृत्यु पानी के न मिलने से हो जाती है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण प्रश्न है। मैंने सोचना प्रारंभ किया, और आज की जो स्थिति है उसके बारे में सोचा। ध्यान में आया कि 1976 में मैं दिल्ली में आया था। उस समय दिल्ली के हर कोने पर, हर बाज़ार में, हर गली मोहल्ले में और पानी की प्याऊ हुआ करती थी। पता लगा कि वो सब गायब हो गई है। फिर हर गली मोहल्ले में एमसीडी के टेप वाटर हुआ करते थे, धीरे धीरे वो भी गायब हो गए। आज से 10 साल पहले तक हैंडपंप हुआ करते थे, आज आप देखेंगे कहीं हैंडपंप नहीं है। ये स्थिति क्यों क्रिएट हुई? पानी कहाँ चला गया? आज दिल्ली नेशनल कैपिटल है, आपको कहीं पर भी पानी मिलता है क्या? हम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन दिल्ली के किसी भी बाज़ार के अंदर आप यदि जा रहे हैं, या इतने ट्रांजिट पैसेंजर्स आ रहे हैं, उनको पानी उपलब्ध है क्या? यदि जेब में पैसे हैं तो पानी खरीद कर पी सकता है, यदि जेब में पैसे नहीं है तो पानी नहीं मिलेगा, उसको प्यासा मरना ही पड़ेगा। तो हम विकास की जिस दौड़ में लगे हुए हैं, उस देश के अंदर हम अपनी संस्कृति के विरोध में जा रहे हैं, संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं। ये प्रश्न खड़ा हुआ मेरे मन के अंदर, और वहाँ पे मैंने तय किया कि मुझे पानी के विषय पे काम करना पड़ेगा। तो 2012 में मैंने तय किया कि मैं पानी के विषय में काम करूँगा। तो मेरा पहला विषय था पानी का व्यवसाय नहीं होना चाहिए। पानी का व्यवसाय अप्राकृतिक है। जो व्यक्ति, जो संस्था, जो कंपनी, जो सरकार पानी बेचती है, क्या उसके पास पानी की ओनरशिप है क्या? बिना ओनरशिप के पानी कैसे बेचा जा रहा है? क्या वो पानी निर्माण कर रही है क्या? नहीं कर रही। तो एक विषय मेरा ये रहा कि पानी का व्यवसाय नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार से। प्राणी मात्र को, केवल इंसान को ही नहीं,
पशु पक्षी पेड़ पौधे सबको पानी मिलना चाहिए और ये पानी उपलब्ध करवाना सरकार का प्रथम दायित्व है। मैंने जब इस विषय पर चर्चा प्रारंभ की तो लोगों ने मुझे कहा कि नहीं यार, ये कैसे संभव है कि बिना पैसों के कोई भी चीज़ मिल सकती है क्या? मैंने कहा पानी चीज़ नहीं है, कमोडिटी नहीं है, ये लाइफ एलिमेंट है और इसको बेचने का अधिकार सरकार को भी नहीं है। सरकार का जो दायित्व है, सरकार को दायित्व निभाना चाहिए। सरकार पानी की ट्रस्टी है, न कि ओनर। और सरकार को बीइंग ए ट्रस्टी प्राणी मात्र को पानी उपलब्ध हो, ये सुनिश्चित करना चाहिए। बहुत बार ये भी प्रश्न आता है कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी है कि नहीं लिखी। मैं दूसरी बात यहाँ पर कहता हूँ, यदि किसी देश के कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि मैन मेड होता है उसमें पानी के बारे में लिखा है या नहीं लिखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये तो नेचर के कॉन्स्टिट्यूशन में है। जो चीज़ नेचर के कॉन्स्टिट्यूशन में है तो मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन में होना आवश्यक नहीं है। जब नेचर ने पानी सबके लिए उपलब्ध करवाया है, उसका प्राइस नहीं है। और हम तो कहते भी हैं, जब हम साधारणतः पानी के बारे में जब बोलते हैं तो बोलते हैं जल अमूल्य है, जल अनमोल है। कभी हम इसके बारे में विचार करते हैं क्या? अमूल्य और अनमोल का अर्थ क्या होता है? यानी जिसका कोई मूल्य नहीं है, फिर हम बाजार में पानी खरीद रहे हैं। तो मेरा जो पहला काम करने का विषय है कि पानी बिकना नहीं चाहिए और इसके ऊपर बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने का। और 2012 से जब मैंने काम किया शुरू, मैं अकेला व्यक्ति था। आज पूरे देश भर में हज़ारों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनेक विश्वविद्यालय हमारे साथ इस मत पे और जुड़े हुए हैं कि हाँ, पानी नहीं बिकना चाहिए। दूसरा, पानी का क्राइसिस ये वास्तव में है क्या? आप विचार करिए। ये जो हमारा जो विषय है आज का, जल, प्रकृति और जीवन। जीवन जल से बना है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। और जल प्रकृति का अविभाज्य अंग है। यानी प्रकृति के अंदर 5 लाइफ एलिमेंट्स आते हैं, उसमें जल का प्रमुख हिस्सा है। तो जब तक हम प्रकृति को नहीं समझेंगे तब तक जल और जीवन ये समझ में नहीं आएगा। तो प्रकृति के जो 5 तत्व हैं, इन 5 तत्वों से पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि, इससे सृष्टि का निर्माण हुआ है और सृष्टि इसी में विलीन हो जाएगी। और ये 5 तत्व प्रचुर मात्रा में हैं और ये तत्व जो हैं न कम होते न ज़्यादा होता है। इसी प्रकार जल भी जो है सृष्टि के प्रारंभ से अंत तक जितना है उतना ही रहने वाला है। तो क्राइसिस तो हो ही नहीं सकता। तो फिर ये जो मिथ फैलाया जा रहा है कि देयर इज ए क्राइसिस ऑफ वाटर, गलत फैलाया जा रहा है। जैसे हर गली मोहल्ले से और आपने हैंडपम्प और एमसीडी के वाटर टैप और प्याऊ उठा दिए क्योंकि उनको व्यवसाय करना था। तो ये साइकोलॉजी हमारी क्रिएट की गई कि पानी का क्राइसिस है, पीने योग्य पानी नहीं है। इस भ्रम को तोड़ने के लिए हमने ये तय किया कि क्राइसिस पानी का नहीं है, क्राइसिस मैनेजमेंट का है। यदि मैनेजमेंट ठीक कर लिया जाए तो पानी का क्राइसिस जो दिखाई देता वो भी समाप्त हो जाएगा। ये जो क्राइसिस वाली जो बात कर रहे हैं वो हमें पढ़ा रहे हैं बूंद बूंद पानी बचाइए, मत बचाइए बूंद बूंद पानी, आप वर्षा जल को बचाइए ना। यदि आप बचाने की आवश्यकता नहीं है, धरती को जितना पानी देंगे धरती से उतना पानी ले लीजिए। आज हम सब ये पढ़ रहे हैं या हमें सिखाया जा रहा आधा गिलास, कोई मेहमान आता आधा गिलास पानी दीजिए, ये हमारी सभ्यता के अगेंस्ट में है। आप छोटा गिलास दीजिए, पूरा दीजिए, बोतल रख दीजिए। पानी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, मैं मानता हूँ, लेकिन पानी के क्राइसिस को मीट आउट करने के लिए हमने तय किया कि तालाबों को बनाना पड़ेगा। हमारे पुराने जो सिस्टम थे, पुराने सिस्टम में मैं चूँकि राजस्थान से हूँ
और राजस्थान में बरसात बहुत कम होती है, साल में 1 या 2 बरसात आती है, लेकिन राजस्थान कभी प्यासा नहीं मरा। आज प्यासा मर रहा है। हम बचपन में जब तक राजस्थान में थे, हमारे गांव में भी 1-2 बरसात ही आती थी, लेकिन हमारा गांव कभी प्यासा नहीं मरा। क्यों? कि एक छोटे से गांव में जिसकी आबादी लगभग 15,000 20,000 की थी, उस गांव के अंदर 52 वाटर बॉडीज थी। बरसात का जो भी पानी आता था वो सारा पानी वाटर बॉडीज में जाता था। उसके कारण से कुएं रिचार्ज होते थे और आप कुएं पर तालाब पे जाकर स्नान करिए, जितने मर्जी पानी से स्नान करिए। हमारे यहाँ कंपटीशन होता था पानी का कि 10 बाल्टी से नहाना कि 20 बाल्टी से। वो पानी कहाँ जा रहा है? ज़मीन में जा रहा है वापस, फिर रिचार्ज हो रहा है। इवोपरेट कितना % होता है? बहुत नेग्लिजिबल होता है, बाकी तो फिर ज़मीन में जा रहा है। तो इसलिए हमने वाटर बॉडीज़ को रिवाइव करना शुरू किया ट्रेडिशनल सिस्टम से। आज जो ये सिस्टम चल रहा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, ये डिफेक्टिव सिस्टम है। ये शहरों में तो हो सकता है, यदि गलती से केमिकल कंटेंट्स उसके अंदर चले गए तो धरती को साफ कौन करेगा? कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए सिस्टम वो होना चाहिए जो खराब ना हो, जिसमें कॉस्ट इफेक्टिव कॉस्ट ज़्यादा ना आती हो। आप एक वाटर बॉडी बनाएंगे, कितना खर्चा आएगा? 10,000 15,000। अन्यथा तो गांव के सारे लोग ही मिलकर उसको बना देंगे श्रमदान से। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यदि आप करेंगे, एक सोसाइटी के अंदर भी कम से कम 5 लाख रुपए महीने का खर्चा, साल का खर्च हो जाएगा, और उसके मेंटेनेंस का हर साल होगा। फिर भी वो सक्सेसफुल रहेगी कि नहीं रहेगी? क्लस्टर ऑफ बॉडीज में यदि वाटर बॉडी बना दी जाए तो आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है ना। तो अभी हमने मॉडल के रूप में हरियाणा के अंदर 3 ज़िले हमने अडॉप्ट किए, भिवानी, चरखी दादरी और झज्जर। क्योंकि दिल्ली को हमें छोड़ना पड़ा। दिल्ली की जो स्थिति थी, दिल्ली में हमने 5 साल तक प्रयत्न किया। सारी ज़मीनों पर कब्जा सरकार का है, डीडीए का है, एमसीडी का है। एक छोटी सी घटना बताता हूँ मैं। एक वाटर बॉडी थी ईडीएमसी की गाजीपुर में, ईस्ट दिल्ली के अंदर। मैं कमिश्नर ईडीएमसी उनके पास गया और मेरे साथ डिप्टी मेयर भी थे, हमारे मित्र थे। तब हमने कहा कि नहीं, वो गलती से हमने आपको कह दिया, लेकिन ये उनको भी नहीं दी। तो हमने कहा फिर आप हमें दे दीजिए। नहीं, आपको नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? हमारा एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के तहत हमें टेंडरिंग करनी पड़ेगी, वो सब। हमने कहा कि आपका पैसा नहीं, तनख्वाह देने के लिए कर्मचारियों को, और आप हमें फॉर्मेट की बात कर रहे हैं। हम तो आपसे पैसा भी नहीं मांग रहे हैं। तो उन्होंने फाइल को हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर को ट्रांसफ़र कर दी। हॉर्टिकल्चर का डायरेक्टर फ़ोन करके कहता, आप ये बताइए पहले, इस वाटर बॉडी को आप बनाएंगे, इसमें कोई मर गया तो आप क्या करेंगे? इस प्रकार के नुसेंस प्रश्न वो करते हैं। डीडीए से हमने 1000 बार प्रयत्न किया। हमने कहा कि द्वारका के अंदर हर सेक्टर में वाटर बॉडीज़ के नक्शे के अंदर है, आप हमें दे दीजिए, हम एग्रीमेंट कर लेते हैं, हम आपको रिवाइव करके दे देंगे, और आपसे पैसा भी नहीं मांग रहे हैं। हम लोगों के श्रमदान से या कॉरपोरेट से CSR में पैसा लेकर वो कर देंगे रिवाइव। उनका नहीं, हम आपको नहीं देंगे, हम करेंगे। कब करेंगे बता नहीं सकते आपको। क्यों नहीं बता सकते? नहीं बता सकते। हमारा प्रश्न सरकार का निर्णय होगा, जब होगा तब होगा। क्योंकि वो सब इसको कॉमर्शलाइज करके उसमें मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं। तब हमने तय किया कि दिल्ली को छोड़ देते हैं। अरे दिल्ली स्मार्ट सिटी है, ज़रूरत नहीं है इसको पाने की। यहाँ बड़े बड़े वो लगेंगे जहाँ पर टेम्परेचर लिखा होगा, गाड़ियों का टाइम लिखा होगा, तो इसको स्मार्ट सिटी रहने देते हैं। हमने गाँव की ओर रुख किया। गाँव के अंदर हरियाणा में ग्राम सभा की ज़मीनें हैं बहुत सारी। उस ग्राम सभा की ज़मीन का मालिक गांव का सरपंच होता है, ग्राम सभा होती है। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती। हमने वहाँ गांव के लोगों के साथ मीटिंग करके उनको कॉन्फ्रेंस में लिया, और वहाँ पर वो ज़मीनें बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, यानी 10 एकड़ में, 20 एकड़ में, कहीं कहीं 100 एकड़ में भी ज़मीन है। वहाँ पर हमने, और बड़े बड़े तालाब, यानी 4 एकड़ में, 5 एकड़ में तालाब और 15 फुट गहराई के तालाब, ये रिवाइव करना प्रारंभ किया। और घना जंगल उसके चारों तरफ।
अभी लगभग जो है 10 तालाब अभी साल भर में हमने बनाए हैं। इस साल में जो है 17 तालाबों का हमने प्लान किया है कि 17 तालाब और बनाएंगे, तो उससे 3 जिलों का एक क्लस्टर जो है और पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। अब उसका फ़ायदा क्या हो रहा है, यहाँ शहर के अंदर आप देखेंगे गाय और भैंस या और कोई जानवर जो है, कुत्ते बिल्ली, गंदी नालियों का पानी पीते हैं। हमने वहाँ पर हमारी वाटर बॉडी साल भर जिंदा रहे, उसके अंदर पानी भरा रहे और उसमें 100% रेन वाटर हो, ये हमने इंश्योर किया। तब साल भर कैसे रहेगा, बरसात तो 2 महीने ही आती है। तो हमने सिंचाई विभाग से बात की, हमने कहा भाई ये बताइए, सिंचाई विभाग वालों को कहा कि जो कैनाल का पानी है क्या केवल इंसान के लिए या खेती के लिए है क्या? इस पर तो गांव में जो पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे, उनका भी राइट बनता है। आप पानी छोड़िए, तो उनका पानी तो हम छोड़ देंगे, लेकिन जो है इस पानी को आप तालाब तक लेकर कैसे जाएंगे? हमने कहा उसकी व्यवस्था हम करेंगे, आप पानी की व्यवस्था, छोड़ने की व्यवस्था करिए। तो हमने जितनी भी वाटर बॉडी बनाई है वो सारी वाटर बॉडीज़ को और कैनाल से लिंक किया है। तो जब बरसात के दिनों में गांव का सारा पानी उसमें आता है, उसके बाद बरसात जब चली जाती है तो बाकी के 10 महीने कैनाल का पानी जो है, जब भी महीने में 2 बार कैनाल आती है, फिर वो पानी उसके अंदर आता है। उसके कारण से क्या हुआ कि 1 साल के अंदर जो पानी 15 फुट नीचे जाता था हर साल, अब 15 फुट नीचे नहीं जाकर 25 फुट ऊपर आ गया है, यानी 40 फुट का और अंतर पड़ गया है। दूसरा, गांव के लोगों को जो पानी पीने को मिल रहा है, पहले पानी का TDS होता था 850, आज पानी का TDS 400 है। एक गांव में तो उस वाटर बॉडीज़ के पास में जो है उन्होंने बोरिंग करके और मोटर से गांव के लोगों को पानी सप्लाई करना प्रारंभ कर दिया है। गांव का क्लाइमेट ठीक हो गया है। उसके साथ साथ गांव के लोगों को हम एक चीज़ और भी सिखाते हैं कि जो चीज़ आप स्वयं उपयोग नहीं कर सकते हैं, आप गंदा पानी नहीं पी सकते हैं, तो बाकी पशुओं के लिए गंदा पानी क्यों देते हैं आप? उनको भी तो राइट है जीने का। तो इस प्रकार की व्यवस्था, और उसमें हमारी कंडीशन रहती है कि गांव के लोग जब तक हमारे साथ श्रम नहीं करेंगे तब तक हम काम नहीं करेंगे। एक छोटा सा गांव का उदाहरण देकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक नांगला गांव है, उस गांव में हमने सरपंचों की मीटिंग बुलाई। लगभग 15-20 गाँव के सरपंच वहाँ पे थे। वो वहाँ का सरपंच खड़ा हुआ कि हमारे गांव के अंदर बनी में 40 साल से पानी नहीं आया। हमने कहा जो पानी 40 साल से नहीं आया, 3 महीने में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि पानी आएगा, बशर्ते कि गांव के लोग मेरे साथ काम करेंगे और काम का कोई पैसा नहीं मिलेगा और गांव के हर व्यक्ति को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, चाहे वो 10 रुपये करता है 20 रुपये का, ताकि ये फीलिंग आए कि ये वाटर बॉडी, ये तालाब मेरा तालाब है। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो, ऐसा एक हमारा प्रयत्न है और हम ये साइकोलॉजी बदलना चाहते हैं कि देयर इज़ नो क्राइसिस ऑफ वाटर। आप मैनेजमेंट ठीक कर लीजिए, पानी का क्राइसिस ख़त्म हो जाएगा। पानी का व्यवसाय नहीं होना चाहिए, यह प्राकृतिक है, ये रुकना चाहिए, बंद होना चाहिए। किसी भी सरकार को, व्यक्ति कोई राइट नहीं है कि पानी का व्यवसाय करें, सबको पानी मिले, ये आवश्यकता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कैलाश जी, आपने अपने विस्तृत अनुभव और वास्तव में ग्राउंड पर जो आप काम कर रहे हैं उस सबकी हमारे साथ जानकारी साझा की। अब मैं सीधे आमंत्रित करता हूं भाई संजय स्वामी जी को, जिनकी बोतल जो रखी हुई है उसी पे लिखा हुआ है, आप पानी बना तो नहीं सकते, बचा तो सकते हैं। ये एक सूत्र भी है हम सभी के लिए। भाई संजय जी। ओम। इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे माननीय आदर्श गोयल जी, आदरणीय कैलाश जी, मित्र रमन जी, संजय जी, कीर्ति जी तथा इस सदन में उपस्थित सभी शिक्षक और शोधार्थी, मैं कुछ बातें कहूँगा आपसे। मैं कार्यकर्ता हूँ पर्यावरण का, हमारे फोटोग्राफर भी सुनेंगे तो कुछ अच्छा होगा। मैं जानना चाहूँगा कि कभी आपने पंछियों से बात की है? कभी नदियों से, झरनों से बात की है? कभी पहाड़ों से बात की है? अब बचपन याद करो अपना, या अपने आसपास बच्चों को देखो, तो हमको प्रकृति का स्वभाव समझ में आएगा।
भारतीय संस्कृति जो है वो प्रकृति के संरक्षण की रही है। नदियों के ऊपर भी हमने चर्चा की है यहाँ, और नदियों को ताकत कैसे मिलती है इसकी भी चर्चा थोड़ी रमन जी ने की। हमारे जो पूर्वज थे, झीलें और नदियां नीचे होती हैं। भारत ऐसा देश है जिसमें जितनी हमको वर्षा की आवश्यकता उससे अधिक वृष्टि होती है। उन्होंने उस समय तालाब बनाए, कुएं पोखर बनाए, बावड़ियां बनाई, और जो वैसे तो कहते हैं 200-250 नदी भारत के अंदर है, पर लगभग 4000 नदियां हैं। 12 किलोमीटर से लेके और सैकड़ों किलोमीटर तक की नदियां हैं जो बड़ी नदियों को पूर्ति करती हैं। उनका आधार ये तालाब थे। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ, तब तो वो गांव था मदनगीर, पर मैं गांव से जुड़ा हुआ हूं। दिल्ली में 3 बैंड हैं, आप देखें। अरावली का क्षेत्र है जहां पहाड़ी क्षेत्र है, मदनगीर चिराग दिल्ली जहां JNU है, वहां सैकड़ों फुट नीचे पानी है। नजफगढ़ नरेला क्षेत्र का मैदानी क्षेत्र, जहां अच्छी खेती आज भी हो रही है। और मैं सादरा में रहता हूं, जमुना किनारा है। जब हम छोटे बच्चे थे तो 10-15 फुट पे पानी था, गड्ढा खोद के पानी निकालते थे, नलके वाला आता था, पाइप से ऐसे खोद के नलका लगा देता था। आज 120-130 फुट पे पानी चला गया। तो उस पूर्वजों की संस्कृति को हमने कहां पहुंचा दिया। मेरी ननसाल भी दिल्ली में है, बहुत बड़े बड़े तालाब थे, उनको प्रशासन खा गया, भूमाफिया खा गए। आप यमुना को देखें तो यमुना पर सबकी नजर है। 3-3 पुश्ते बने। जब 77 के आसपास बाढ़ आई थी तब हम भी छतों पे, छोटे छोटे बच्चे थे, छतों पे जाके बैठे थे। उसके बाद पुश्ते बनते चले गए, पुश्ते की जमीन को भूमाफिया बेचते चले गए, और सरकार ने भी मेट्रो के सहारे बहुत सारी जमीन जमुना की कब्जा ली। एक सीधी सी बात करता हूं मैं आपको कि जब आप भोजन करते हैं तो पेट सांस लेगा ना, एक्सपेंशन होगी 1-2 इंच, फिर नॉर्मल हो जाएंगे 4 घंटे बाद। ऐसे ही नदी में वर्षा के दिनों में पानी आएगा, स्वाभाविक है। यमुना में बाढ़ नहीं आती, वो पानी है, वो आएगा, नेचुरल, आगे बढ़ जाएगा। उस बाढ़ के नाम पर करोड़ों का फंड है, विभाग है, और दिल्ली में 2 महीने सत्यानाश हो जाता है। सब झुग्गियां उस पर जाती हैं। झुग्गी वालों को 4-4 बार सरकार जमीन दे चुकी, फिर झुग्गी जमुना के अंदर है। तो प्रशासन के विचार की बात है कि क्या होना है, किस प्रकार से होना है। अगर हम अपने तालाब पोखरों को अभी भी बचा लें, वेटलैंड की बात यहां हुई थी, उस पर भी काम हो रहा है, तो आर्द्र भूमि है, उसमें नमी रहती है। और वहीं जो हम जैव विविधता की बात करते हैं वो वहां संभव हो पाती है। तो ऐसे कुछ प्रयास मानवों द्वारा हो रहे हैं। हम सबको यहाँ पानी की बोतल दी गई है। मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरे साथ तो 2 ट्रेन हमारे यहाँ वंदे भारत राजधानी में पानी की बोतल कंप्लीमेंट्री मिलती है, और बाकी में अधिकांश लोग पानी की बोतल छोड़ के जाते हैं 1-2 घूंट पी के। मैं चाहूंगा कि इस आज की संगोष्ठी से हम एक मन में विचार लेके जाएं। मैं कोई संकल्प नहीं कराया करता, कभी विचार लेके जाएं कि हम इस पानी को पूरा पी के जाएंगे या छोड़ के जाएंगे, और आगे से क्या करने वाले हैं। शादी विवाह में कितना अपव्यय होता है। राजस्थान में छोटा सा गया, अभी भी जाता हूं, वहां लोटा देते हैं पानी का, गिलास नहीं रखते। हमारी समझ में नहीं आता था क्या चक्कर है। हम अपनी माँ को देखते तो ओक से पानी पीती हैं बीबी, वो बोली बेटा गिलास धोने में पानी भी तो खर्च होगा। हमने उनसे सीखा, तो मैं एक ही गिलास रखता हूं, दिन भर उससे पानी पी लूंगा, चाय कुछ पीऊंगा तो धो लूंगा उसको, नहीं तो उससे काम चलता रहता है। ऊपर से ही पी लेते हैं थोड़ा थोड़ा पानी घुट घुट करके। तो ऐसे हम कितना उपयोग करते हैं। प्रकृति ने भारत को भरपूर संसाधन किए हैं, केवल दुरुपयोग हो रहा है। उस दुरुपयोग को रोकने का काम हम सभी का है। हम सरकार के ऊपर निर्भर हो गए बहुत सारी कामों के लिए। पहले हमारे राजा महाराजा सेठ साहूकार तालाब बनाते थे, पोखर बनाते थे, धर्मशालाएं बनाते थे। उनका उद्देश्य यही था, कुएं खोदते थे कि ये जन कल्याण के लिए है, और हमको बड़े समझ देते थे। आज तो क्या है, हम देखते हैं स्टीमर के अंदर, नाव के अंदर बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, और वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल पियेंगे, पानी में, समुद्र में फेंक देंगे, नदी में फेंक देंगे। बड़े टोकते नहीं उनको। चिप्स खाएंगे, रैपर नदी के अंदर डाल देंगे। हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, और दोहन से आगे अब शोषण की स्थिति आ गई।
तो गाय को दुहने तक की बात थी, शोषण की बात नहीं थी कि चारों थन का दूध निकाल लें। तो ये स्थिति होती चली गई। आप लोग पढ़ते हैं प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध नदियों पहाड़ों के बीच में हुए थे क्या? मनुष्यों के बीच में हुए। किसी नदी ने, किसी तालाब ने, किसी झील ने स्वयं गंदा किया क्या? कभी किसी नदी ने लव लेटर भेजा किसी नाले को, आजा मेरे अंदर मिल जा, मुझे प्रदूषित कर जा? तो हमारी आदत रही। अभी हम चर्चा कर रहे थे, दिल्ली में 2 नदियां हैं, यमुना है, साहिबी नदी है। कुछ छोटी छोटी नदियां थी, मेरी मां कहती है पानी आता था हमारे खेत में, वो यमुना की ट्रिब्यूटरी रही होंगी। वो साहिबी नदी आज उसको लोग नजफगढ़ ड्रेन के नाम से जानते हैं। सर्वाधिक यमुना में प्रदूषित उससे आता है। पर आप नजफगढ़ मेट्रो से जाओगे तो आप देखोगे इधर वो साहिबी नदी का अस्तित्व है, वहां के गांवों में, वहां साफ है, बांध भी था, ढांसा बांध जो बोलते थे, वहां से पानी आता था। तो ऐसे इन नदियों को बचाने का, इन छोटे छोटे तालाब को बचाने का काम हमारा है। हम संकोच, अभी त्यागी जी बता रहे थे गुजरा गांव, मुझे भी डर लगता है अपने गांव में, हमारी भी जमीन है, हम रहते दिल्ली में, पर हमारे भी धीरे धीरे तालाबों पर कब्जा होता जा रहा है। बहुत बड़ा जोड़ है जो उन्होंने बताया, सच्चाई है। परंतु अगले 20-30 साल बाद भी हमारा मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुंदेलखंड बनने वाला है, जो अगर इसी प्रगति से अतिक्रमण होते रहे, तालाब खोते रहे। तो इस नाते से हमको ऐसा विचार करना पड़ेगा कि हम कैसे इन चीजों को बचाएं, कैसे हम अपनी नदियों को सहेजें, झरनों को सहेजें। कभी आपको मौका मिले, अब भी खरे खरे हैं तालाब, अनुपम शुक्ल जी की पुस्तक है, वो बहुत सुंदर पुस्तक। उन्होंने दर्जनों प्रकार के लोगों का उसमें उल्लेख किया कि कितनी समझ थी लोगों के अंदर, कैसे तालाब बनेगा, कहां से पानी आया, किधर से ढलान जाएगा। मनुस्मृति के अंदर मैंने पढ़ा कि एक गांव से दूसरे गांव की सीमा का सीमांकन कैसे होगा, तो वहां पर गोचर भूमि होगी, वहां पर वन होगा। जिस व्यक्ति के पास जमीन नहीं है उसके पशु चारा कहां खाएंगे, तो वहां चरते थे। आज गोचर समाप्त, तोड़ लिया। ताज्जुब मानता हूं मैं, गांव में जाता हूं कि हमने जमीन बढ़ा ली, बढ़ा कहां से लिया? भगवान 1 इंच नहीं बढ़ा सकता। 70% जमीन का भाग जो है वो जलीय क्षेत्र है, और उसमें शुद्ध जल 2.7%, उसको भी हम बचा नहीं पा रहे। और सच्चाई ये है, अगर जो दक्षिणी ध्रुव वाले ग्लेशियर पिघल जाए तो शायद पूरी दुनिया डूब जाएगी, इतना उनमें पानी है। तो उस पानी को बचाने की आवश्यकता है, प्रकृति को समझने की आवश्यकता है। हमने असल में टोकना छोड़ दिया। तो हम अगर टोकेंगे अपने आसपास के लोगों को तो ध्यान आएगा। पर्यावरण की सेमिनार होती हैं, परंतु कितना कचरा। मुझे बोले भैया जो यहाँ थे हमारी इस आयोजन समिति में कि आप भोजन कराओ, मैंने कहा मुझे लगता है कि मेरे को आवश्यकता भी नहीं है, और वहाँ कोई एक भी पात्र ऐसा हुआ जो प्लास्टिक का हुआ तो मुझे वापस लौटना पड़ेगा वहाँ से। तो हमको जीवन अपना उसके अनुसार करना पड़ेगा, तब चीज़ें बदलती जाएंगी और चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी। तो इसलिए हम जल की प्रकृति को समझें, जल के स्रोतों की प्रकृति को समझें। हम अपनी प्रकृति के साथ साथ इस पर्यावरण के जो 5 घटक हैं उनकी प्रकृति को समझें, उसके अनुसार व्यवहार करेंगे तो सच में हमारा जीवन है। तो हम वो केवल फिल्मी गाने नहीं कि जीना तो उसी का, हम जीने का ढंग सीखें और अपने आसपास के वायुमंडल को, अपने मित्रों को उसके प्रति संवेदित करें, जागरूक करें। तो उसकी आवश्यकता है, जिससे हम जो है इस प्रकृति को बचा पाएंगे। मुझे समय बताया था वेद जी ने, और मेरी आदत है मैं टाइम लेके बात करता हूं। अगर मैं ही अतिक्रमण करूंगा तो मैं काहे का शिक्षक और काहे का विद्यार्थियों को शिक्षा दूंगा। तो 10 मिनट उन्होंने पहले 10 मिनट कहा था, मैं 10 मिनट से पहले ही अपनी बात पूरी करता हूं। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। कोई एक संदेश इस सेमिनार से अवश्य लेकर जाएं। सभी को नमस्कार। अभी 10 मिनट में 4 सेकंड बाकी थे, भाई संजय जी ने उसे पहले ही समाप्त कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन हमको खुद जीकर दिखाना होगा। बस एक अध्यक्ष जी से निवेदन है, रमन जी को चूंकि मेरठ जाना है तो उनका एक स्मृति चिन्ह रमन जी का पहले दे दें। तो रमन जी को चूंकि उनको जाना है सफर में, रमन जी बहुत बहुत आभार आपका। एक स्मृति चिन्ह अध्यक्ष जी के हाथ से जी। भाई ज्ञानेंद्र जी एक फोटो कर बेटा, पहले खाली सर का, रमन जी का दे दो, खाली रमन जी का पहले जी। भाई रमन जी का बहुत बहुत आभार, आपने हमारे निवेदन पे इतनी दूर से आना स्वीकार किया और इस कार्यक्रम को गरिमा दी। बहुत बहुत आभार आपका। और
अब हम अध्यक्षीय वक्तव्य सुने। इन पंक्तियों के साथ आदरणीय निशंक जी का एक गीत है, उसकी 2 पंक्तियों के साथ आपको आमंत्रित करता हूं कि तुमको पुकारे ये पंछी गगन से, पुकारे तुम्हें ये धरा, एक बूंद है जल की अमृत के जैसी, इसको बचा ले जरा। सब 10-15 मिनट बस समाप्त जी, 10-15 बहुत बहुत आभार सर, आप आमंत्रित हैं। अभी अभी संजय जी ने कहा कि समय के अंदर, तो मैं भी प्रयास यही रखूंगा कि 10 मिनट उन्होंने बताया है तो 4 सेकंड पहले खत्म कर दूं। यद्यपि तो अध्यक्षीय वक्तव्य पे हमारा कोई जोर नहीं रहता, टिप्पणी भी नहीं है, और सर कृपा पूर्वक जो आप ठीक 2 घंटे से बैठे हैं, मैं वास्तव में सोच रहा था कि कोई औपचारिक बात करना मेरा कोई आवश्यक नहीं है। इतने बड़े बड़े विद्वान कीर्ति जी ने, संजय सज्जन जी ने, रमनकांत जी ने, कैलाश जी ने, संजय जी ने इतनी अच्छी अच्छी और बिल्कुल अनुभव की बातें की हैं, और ऐसी बातें सुनना बड़ा रेयर है। तो मुझे लगता है आप सबको जो सुनना था वो आप सुन चुके हैं। और मेरा फील्ड तो लीगल है, उसमें रुचि शायद सबकी होगी भी नहीं, और आपने जो बातें की हैं वो वास्तव में बड़ी गंभीर हैं। आपने मुझे ये जो पर्यावरण संरक्षण की ओर से ये एक वो भी दिया है पत्रक, उसमें भी बहुत कीमती बातें लिखी हैं। एक्चुअली वो सॉल्यूशन की तरफ ले जाती हैं। हम प्रॉब्लम की डिस्कस करते रहे हैं, एनजीटी में हो, कोर्ट में भी हो, हमारे पास तो लोग प्रॉब्लम्स को ही लेकर आ रहे हैं कि हर जगह वायलेशन हो रही है, और वायलेशन में कोर्ट क्या कर सकती है? हार्डली एनीथिंग। कोर्ट एक ऑर्डर कर सकती है, ऑर्डर हर चीज़ पर है, ऑलरेडी है। तो अब मैं जो भी 4-5 मिनट में कोशिश करता हूँ, जो 2-3 बातें जो मुझे कहनी है। 100,000 मिलियन गैलेक्सीज साइंटिस्ट ने टेलीस्कोप से देखी हैं, उसके अतिरिक्त भी बहुत सी, और अर्थ ये एक प्लेनेट है उसमें से एक, और हर गैलेक्सी में 10,000 मिलियन स्टार्स हैं। तो लाइफ कहीं और नहीं है, इतनी गैलेक्सीज में, इतने स्टार्स में लाइफ केवल अर्थ पे है। उसका कारण क्या है? बिकॉज वाटर। अभी साइंटिस्ट हैव नॉट बीन एबल टू फाइंड वाटर ऑन एनी अदर प्लैनेट। अब पानी के ऊपर कितनी हमारी डिपेंडेंस है, हमारी भी, और आपने जैसा बताया पशु पक्षियों की, और एक्वेटिक लाइफ, पानी के अंदर इतने जीव जंतु भी रहते हैं, वो उनका भी जीवन का राइट है, उनका भी राइट टू लिव, और उनके अंदर भी भगवान है, ऐसा हम मानते हैं। तो फूड के लिए भी पानी चाहिए, इरिगेशन के लिए भी पानी चाहिए, ड्रिंकिंग के लिए, एनिमल्स को, बर्ड्स को, एनर्जी सेफ्टी के लिए, क्योंकि पानी से बिजली भी पैदा होती है, ट्रांसपोर्टेशन, वॉशिंग, हाइजीन एंड सैनिटेशन। ह्यूमन बॉडी में 60% पानी है, एयर, अर्थ, स्पेस और फायर के अलावा। पृथ्वी पे 97% सी वाटर है, 3% फ्रेश वाटर है, और फ्रेश वाटर is mainly from rains and glaciers which flows in rivers or is stored in the form of aquifers. 5%, 4% पूरे पानी का, विश्व के पानी का भारत के पास है, और हमारी 18% पॉपुलेशन वर्ल्ड की इंडिया में है। 4% से हमें मैनेज करना है। फिर भी आपने जैसा कहा, मैं एग्री करता हूँ कि सफिशेंट है, अगर हम प्रॉपरली मैनेज करें तो सफिशेंट है। 68% में है, 30% फ्रेश वाटर ग्राउंड वाटर में है, सरफेस पे लेस देन 1% टोटल वाटर उपलब्ध है। तो अभी भी 4 बिलियन आउट ऑफ 7 बिलियन पॉपुलेशन फेसेस स्केर्सिटी ऑफ सम डिग्री। ठीक है, उसका मैनेजमेंट भी एक कारण है, मिसमैनेजमेंट एक कारण है, और बेसिक वाटर सर्विसेज की भी कमी है, सैनिटेशन की भी कमी है। अब चैलेंजेस क्या हैं और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं? वाटर की प्योरिटी मेंटेन करना ये एक बड़ा कारण है, और वाटर जो है उसको वेस्ट ना करके उसको बचाना, जितने भी सोर्सेज हैं उनको बचा कर रखना, ये एक दूसरी चैलेंज है। क्यों है चैलेंज ये? अभी अभी आपने इंदौर में, सभी लोग पढ़ रहे हैं इंदौर में क्या हुआ, और ये सिर्फ इंदौर की कहानी नहीं है, इंदौर में थोड़ा प्रोमिनेंट हो गया है, लेकिन ऐसी कहानी सब
तरफ है। और आप क्योंकि भाषा सम्मेलन में हैं तो भाषाओं का पानी से प्रेरणा लेके, चाहे वो कालिदास थे, चाहे भूपेन हजारिका थे, बड़े से बड़ी कवियों ने, और नदियों की प्रेरणा ही नदियों का सॉल्यूशन भी है। नदी न पीवे अपना नीर, अपना पानी, नदी दूसरों के लिए पानी। अब ये भी एक लीगल डिबेट चलती है, नदियों का एग्जिस्टेंस खत्म हो रहा है। शुड ए नदी और रिवर हैव पर्सनैलिटी, उसका लीगल एग्जिस्टेंस, उसका लीगल पर्सनैलिटी होनी चाहिए। जैसे ह्यूमन बीइंग का एग्जिस्टेंस का राइट है, नदी का भी एग्जिस्टेंस का राइट है, उसको कौन उसको प्रोटेक्ट करे। ये एक लीगल विषय चल रहा है, इस पर जजमेंट्स भी हैं। अब सबसे बड़ी बात आपने कैलाश जी ने कही कि कौन सी जगह पीने का पानी उपयोग करें, कौन सी जगह खराब पानी करें। जो खराब पानी है वो पीने के लिए नहीं है, चाहे पशु पक्षी हों चाहे ह्यूमन बींग्स हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जो पीने का पानी ऐसी जगह यूज़ कर रहे हैं जहाँ वेस्ट वाटर भी यूज़ हो सकता है, कार धोने में, रेलवे ट्रैक्स धोने में, सड़कें धोने में, रेलवे स्टेशन धोने में, और ग्राउंड्स में पानी डालने में, स्पोर्ट्स के लिए पानी में यूज़ कर रहे हैं। तो किस प्रकार से अगर पानी की मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा विषय है, मिसमैनेजमेंट बहुत रैम्पेंट है पानी की, किस प्रकार से है वो मैं थोड़ा सा आपको विद इन दी लिमिटेड टाइम मैं बता रहा हूँ। अब आजकल टेक्नोलॉजी हो गई है, और टेक्नोलॉजी क्या काम करती है, ऑनलाइन कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग सिस्टम्स, कंटिन्यूअस ऑनलाइन वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, COQMS, ये सब जगह लगे हैं। उससे जो कंट्रोल रूम, सेंट्रल कंट्रोल रूम है, उस पर वाटर क्वालिटी हर जगह की दिखाई दे जाती है, और उसके अनुसार वो डाटा छपता है। इंडस्ट्रियल एरियाज़ में एक सेपी इंडेक्स छपता है, कंप्रीहेंसिव एनवायरनमेंट पोल्यूशन इंडेक्स, सेपी उसको बोलते हैं। तो हर इंडस्ट्रियल एरिया में वाटर क्वालिटी क्या है वो छपता है, और मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल एरियाज वाटर इज़ डिक्लेयर्ड पोल्यूटेड। रीज़न क्या है कि जो एफ्लुएंट निकलते हैं, जो केमिकल्स निकलते हैं, अब मेरे पास समय नहीं है तो मैं आपको बहुत सी प्रैक्टिकल स्टोरीज़ बता सकता हूँ कि एफ्लुएंट निकलते हैं वो जहर है, और उसका क्या इम्पैक्ट होता है ह्यूमन बीइंग पे, या जहाँ भी उस पानी को डालते हैं। तो जो सीवेज निकल रहा है वो सीवेज हमारा सारा पीने के पानी में जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको ट्रीटमेंट करना एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है, ट्रीटमेंट की कैपेसिटी नहीं है, जो कैपेसिटी है वो यूटिलाइज नहीं है। तो सीवेज ही, इंदौर में सीवेज मिलने से सीवेज में हाई लेवल बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया को अगर हम पीते हैं वो हेल्थ के लिए हार्मफुल है। तो उसका ट्रीटमेंट ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर ये मैं आपको डाटा दूं तो 53,396 मिलियन लीटर ऑफ सीवेज प्रतिदिन जनरेट इंडिया में होता है, और ये 29,556 मिलियन लीटर की कैपेसिटी है, और बाकी की तो कैपेसिटी नहीं है, यानी कैपेसिटी इज़ 55% और यूटिलाइजेशन इज़ मच लेस। So remaining sewage, almost more than 50% of sewage is actually going to the drinking water. ये एक बड़ी यानी एक चैलेंज है। अब दूसरी बात है वेटलैंड्स। आपने जो कहा, जो पोन्ड्स और वेटलैंड्स, उनको प्रोटेक्ट करेंगे तभी ग्राउंड वाटर चार्ज रिचार्ज होगा, पशु पक्षियों के लिए पानी होगा, माइक्रो क्लाइमेट होगा। क्लाइमेट चेंज में बहुत बड़ा रोल है। 2,01,503 वेटलैंड्स को मैप किया गया है, यानी उसकी डेफिनेशन है मोर देन 2.25 हेक्टेयर्स। उसमें रामसर वेटलैंड्स भी हैं, और लेक्स और पोन्ड्स, इसका भी सब डाटा उपलब्ध है। अब सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस बहुत से केसेस में हैं, समय नहीं है, उसको पढ़ नहीं सकते। लीगल फ्रेमवर्क है, वो किसी दिन उसको डिस्कस किया जा सकता है। जो आपने बताया, पंचायत के क्या राइट्स हैं, म्यूनसिपल बॉडीज़ के क्या राइट्स हैं, स्टेट्स के क्या राइट्स हैं, सेंटर के क्या राइट्स हैं, बट अल्टीमेटली सक्सेस बहुत कम है। तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है, उसके 8 मिशंस हैं वाटर के ऊपर। नेशनल वाटर मिशन, उसमें ये है कंप्रीहेंसिव वाटर डाटा बेस शुड बी पुट इन पब्लिक डोमेन,
assessment of impact of climate change on water resources, promotion of citizen and state action for water conservation, increase water use efficiency, and promote basin level integrated water resource management. ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बने हैं, प्लान्स बने हैं, लेकिन प्लान्स की इम्प्लीमेंटेशन एडिक्वेट नहीं है। तो सॉल्यूशन क्या है? अब मोस्टली आपने कुछ बातें रखी हैं, यानी ये एक सेमिनार करना, ये भी एक सॉल्यूशन का पार्ट है। सो आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट कि आपने ये एक एफर्ट की है। कैलाश जी ने जो बताया, संजय जी ने बताया, रमनकांत त्यागी जी ने, संजय जी ने और कीर्ति जी ने जो बताए हैं, वो सब एक्चुअल में ग्राउंड लेवल एक्सपेरिमेंटेड सॉल्यूशंस हैं। आई एम श्योर कि यही सॉल्यूशंस अगर सब लोग विचार करना शुरू करें, विचार करना शुरू करना, ये भी एक सॉल्यूशन की ओर ये एक बड़ा कदम है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जल है तो जीवन है, जल है तो प्रकृति है, जल है तो संस्कृति है, और जल है तो संतति है। इस भाव के साथ हम आज ये सूत्र यहाँ से लेकर जाएं कि जल की एक एक बूंद बचाएं तो सही, उसे प्रदूषित भी ना करें, और जितना हो सके जो भी हमारे वाटर बॉडीज हैं, जो भी हमारे जल स्रोत हैं, उन सबको हम संरक्षित करें, संवर्धित करें। और अब बस सर अंतिम बस एक और हमारे अतिथियों को एक प्रतीक चिन्ह के माध्यम से, भाई ज्ञानेंद्र जी आइए। सबसे पहले मैं चाहूँगा कीर्ति जी को, ज्ञानेंद्र जी एक प्रतीक चिन्ह दें, बेटा लेके आओ जल्दी, बस ये 1 मिनट का। और कीर्ति जी ने बहुत अच्छा उद्बोधन दिया, उसके लिए आपका आभार भी। भाई ज्ञानेंद्र जी और अध्यक्ष जी, मैं दोनों को ही कहूँगा कि आशीर्वाद भी दें कीर्ति जी को जी। उनका प्रतीक चिन्ह दो बेटा, दो आगे, हाँ, सर को दीजिए। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी को ही निवेदन करूंगा कि वो भाई संजय सज्जन जी को भी एक प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करें। भाई संजय जी का, संजय सज्जन जी जी। वो तो वास्तव में सज्जन है जी। आदरणीय कैलाश जी को भी एक प्रतीक चिन्ह से आदरणीय अध्यक्ष जी सम्मानित करें। और भाई संजय स्वामी जी को भी प्रतीक चिन्ह के माध्यम से मैं चाहूँगा कि संजय जी बहुत पंक्चुअल हैं और हम बहुत लंबे समय से आपसे बहुत सीखते हैं। आदरणीय संजय जी, और आदरणीय अध्यक्ष जी का स्वागत सम्मान लेकर मैं आशीर्वाद लूं, मैं भी ये लोभ जी। सारे आ जाइए, एक फोटो आ जाओ, बच्चे आ जाओ, कुछ बच्चे भी आ जाए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।